हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक रिवोल्ट एंड मूवमेंट्स को कवर करेंगे और जिसके अंदर आज हम देखेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ ब्रिटिश रूल के दौरान जो ट्राइबल मूवमेंट्स इंडिया में हुए, उनका मेन कॉज था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसके अंदर मेन था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के कारण ही जो ट्राइबल्स थे, उनके जो कस्टमरी लाइफस्टाइल हुआ करते थे, उनके अंदर चेंजेस आए। उनके लैंड कल्टीवेशन और लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर का जो पैटर्न था, उसके अंदर चेंजेस आने लगे। और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के आफ्टर इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं, उनके कारण भी ये ट्राइबल्स जो थे वो इफेक्ट होते हैं, इनकी लाइफस्टाइल इफेक्ट होती है और उसकी वजह से उस सिस्टम के अगेंस्ट जो सिस्टम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के थ्रू इम्पोज किया गया इन ट्राइबल्स पे, उसके अगेंस्ट फिर ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट यहाँ पे मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। या हम कह सकते हैं कि फिर इनके ये ट्राइबल्स जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। फिर इसका दूसरा एक मेन कारण रहता है क्रिश्चियन एक्टिविटीज, क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज। क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे क्या होने लगे, कन्वर्जन होने लगे। तो इस कन्वर्जन के अगेंस्ट भी ट्राइबल्स ने अपनी आवाज उठाई और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है बाय दीज ट्राइबल्स। अब यहाँ पे जो इनिशियल ट्राइबल्स मूवमेंट हुए थे वो स्पोरोडिक थे, यानी कि इंटीग्रेशन नहीं था, सब मिलकर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे थे। ये अलग अलग जगह के ऊपर भारत के अंदर अलग अलग जगह के जहाँ पे ट्राइब्स रहती थी, मानो मध्य प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो वहां पे इन्होंने एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं, जबकि आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किए थे। तो ट्राइबल्स मूवमेंट हम देखें तो ये मूवमेंट है, उसको हम 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज जो हमें देखने को मिलता है वो 1795 से लगा के 1860 के टाइम के पीरियड के बीच का देखने को मिलता है। और ये फेज जो था वो राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर था, जब न्यूली ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर स्टेब्लिश होता है, उस समय का समय है। और इसके कारण क्या होता है कि जो माइन्यूट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय ब्रिटिश रूल, उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सेक्शन थे इंडिया के अंदर, जो ट्रेडिशनल कस्टमरी जो हेड हुआ करते थे, चीफटेंस हुआ करते थे, उनके जो प्रिविलेज जो वो इंजॉय करते आ रहे हैं फ्रॉम द पास्ट लाइफ, वो थोड़ा सा डिटरमाइंड हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1860 के बाद से फेज सेकंड शुरू होता है इसका, जिसका मेन कॉज होता है इंटेंसिव कॉलोनियलिज्म। जब ब्रिटिश एम्पायर की यहाँ पे जड़ें मजबूत हो जाती है इंडिया के अंदर, इंडिया का मेजर पोर्शन जब ब्रिटिश डोमिनियन के कंट्रोल में आ जाता है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और जितनी भी सारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जैसे हैंडीक्राफ्ट के ऊपर देख लो या फिर प्लांटेशन वाली इंडस्ट्री देख लो, तो वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है और मेजर कॉज होता है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। इस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का मेन कारण क्या था, मर्केंटलिज्म की ग्रोथ, यानी कि जो प्रोड्यूस किया जाता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके मेन एम क्या होता था कि जो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है और वहां की फैक्ट्रियों की जो रॉ मटेरियल की डिमांड है उसको फुलफिल करना, इस वजह से ज्यादा यहाँ पे लैंड जो है वो कन्वर्ट की जा रही थी इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। तो इसके अंदर फिर जो लैंड बंजर थी उसको भी कन्वर्ट की गई इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। और फिर आती है बारी फॉरेस्ट एरिया की। फॉरेस्ट एरिया के ऊपर कौन डिपेंड रहते हैं, ट्राइबल्स की मेन पूरी लाइफ जो होती है वो इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर और इस फॉरेस्ट के ऊपर ही उनका सब कुछ होता है। बिकॉज ट्राइबल्स लोगों का घर ही क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, और फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो अपने उनको बेच के वो अपना लाइवलीहुड जो है, अपना रोजगार जो है वो चलाते हैं। तो जब ब्रिटिश
एम्पायर के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे फॉरेस्ट को भी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करने लगे ड्यूरिंग द 1860 टू 1920 के पीरियड के बीच में, जब मर्केंटलिज्म अपनी ग्रोथ पे होता है, तब यहाँ पे ट्राइबल्स जो है अफेक्ट होने लगते हैं इन चीजों से, बिकॉज उनका फॉरेस्ट जो है वो कट करके यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड डेवलप किए जा रहे थे, जबकि जिससे क्या हो रहा था, यहाँ पे ट्राइबल्स लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही थी, बिकॉज इनके अलग से कस्टमरी लाइफस्टाइल होती थी, इनकी एग्रीकल्चर का पैटर्न भी अलग होता था, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे यहाँ वहाँ, जिससे कि जो लैंड की क्वालिटी है वो बरकरार रहती थी और फॉरेस्ट को भी यहाँ पे प्रिजर्वेशन मिल जाता था। तो इस तरह से इनकी लाइफ चलती थी। लेकिन अब जब टोटली फॉरेस्ट का इरेडिकेशन हो रहा है तो उसकी वजह से ट्राइबल लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है और वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फिर वहां पे पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर ट्राइब्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करती है। तो फेज सेकंड के अंदर हमें देखने को मिलता है मर्केंटलिज्म, और उसके कारण से फिर द लोएस्ट ट्राइबल रंग जो है वो अपराइज होता है। देन आ जाता है फेज थर्ड, और फेज थर्ड का टाइम जो है वो 1920 से 1947 का पीरियड है, और यहाँ पे जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो अपने टॉप पे होती है। जैसे इस पीरियड के अंदर मर्केंटलिज्म अपने टॉप पे होता है, पीक पे होता है, उसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड प्रोड्यूस की जाती है फॉर द रॉ मटेरियल सप्लाइंग। तो इसी ऐसे ही 1920 के एरा के बाद से नेशनलिज्म का ग्रोथ होता है, और नेशनलिज्म की ग्रोथ के अंदर वेरियस फैक्टर रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फ्रॉम 1795 या इससे पहले के पीरियड से भी जो रिवोल्ट होते आए हैं, हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देख लिया, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ने रोल प्ले किया लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना को ग्रोथ करने के लिए, और एजुकेशन पॉलिसी इन इटसेल्फ प्ले अ मेजर रोल टू क्रिएट अ नेशनल फीलिंग अमंग द इंडियन सोसाइटी। तो एजुकेशन सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे ब्रिटिश रूल के द्वारा, फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वेरियस रिवोल्ट बाय द डिपोज राजा और प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे जिनको डिपोज कर दिया गया था वो, और जमींदार वगैरह। तो जमींदारों की भी स्थिति इस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से खराब हो चुकी थी। जो पहले ट्रेडिशनल पैट्रोनेज हुआ करते थे चीजों के, तो वो उनसे वो भी राइट धीरे धीरे छीन जाने लगे, बिकॉज अभी उनके पास कुछ रह नहीं जाता था बिकॉज ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। उनकी भी हालत दयनीय हो गई थी, तो फिर जमींदारों ने भी रिवोल्ट करना शुरू किया। तो इन सब ने एक कंबाइंडली एक ग्राउंड क्रिएट किया फॉर द अपराइजिंग द नेशनलिज्म अमंग द इंडियन सोसाइटी। तो इस वजह से हम ट्राइबल मूवमेंट को डिवाइड कर सकते हैं 3 फेज में। तो थर्ड फेज के अंदर यहाँ पे नेशनलिज्म की ग्रोथ देखने को मिलते हैं, और यही जो अग्रेरियन मूवमेंट है, जो ये ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह जो है, यहाँ पे फिर कुछ ट्राइब जो है वो एजुकेट होने लगती है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, तो फिर वो यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट से भी जुड़ने लगती है। और जो ये ट्राइबल मूवमेंट जो स्पोरोडिक हो रहे थे यहाँ वहाँ, अब ये नेशनल लेवल पे फिर ये होते हैं। अब इनकी डिमांड फिर स्पोरोडिक नहीं होती है, इनकी डिमांड फिर टोटली होती है एंटी कॉलोनियल, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ से टोटली इरेडिकेशन। तो ये ट्राइब्स फिर 1920 के बाद धीरे धीरे जो है इस नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ जाती है, और नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ने के कारण इनको एक प्लेटफॉर्म जो है वो नेशनल लेवल का मिलता है, और ये फिर अपने राइट्स और जो डिमांड है वो नेशनल लेवल पे रखते हैं। तो मेन इसकी 3 फेज है ट्राइबल मूवमेंट्स की इंडिया के अंदर हम देखने को मिलते हैं। तो जो इनिशियल स्टार्ट होता है उसके अंदर इनकी मेन कॉज क्या होता है, इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं। ठीक है, तो फेज फर्स्ट और फेज थर्ड तक तो यही कॉज चलता है, इकोनॉमिक कॉजेज, बिकॉज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से इनकी जो कस्टमरी लाइफस्टाइल है वो टोटली डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है। इस वजह से वो यहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। लेकिन 1920 के बाद जब ये नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ जाते हैं
तब इनकी जो कॉज होता है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉज के साथ साथ पॉलिटिकल कॉज भी रोल प्ले करता है। बिकॉज जब एजुकेटेड हो जाते हैं तो फिर वो अपने खुद के राइट्स के लिए यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट से फाइट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फेज, देख लिए हमने ट्राइबल मूवमेंट्स के। अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर रोल प्ले करते हैं इन द अपराइजिंग ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो देख लेते हैं जेनेसिस। जेनेसिस यानी फैक्टर विच प्लेड अ रोल in the uprising of tribal movements. The tribal movements were isolated outbursts against local grievances which are primarily economic in nature. The primary target were local vested interest. British official agencies were dragged into conflict generally because grave questions of law and order were involved. तो यहाँ पे जो ट्राइबल मूवमेंट जो थे उनका नेचर क्या था, आइसोलेटेड था, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं थे, नेशनल लेवल के फॉर्म पे नहीं थे, कोई क्लास मूवमेंट नहीं था यहाँ पे। तो ट्राइबल मूवमेंट्स जो ब्रिटिश रूल के दौरान इनिशियल फेज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, दे आर आइसोलेटेड इन नेचर अगेंस्ट द लोकल ग्रीवेंसेस। अब उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी, लोकल ग्रीवेंसेस थे, लोकल उनके जो उनकी शिकायतें थी वो लोकल लेवल पे थी। जैसे अगर हम देख ले लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके अंदर एग्रेरियन सिस्टम जो था डिफरेंट हुआ करता था, उनके जो एग्रेरियन राइट्स वगैरह हुआ करते थे, शेयरिंग वगैरह जो होती थी लैंड के अंदर, वो डिफरेंट सिस्टम के ऊपर वर्क करती थी। लेकिन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से जो परमानेंट सेटलमेंट है, महलवारी सेटलमेंट है, इन सेटलमेंट के अंदर जो प्रोविजन थे वो इनके ऊपर इम्पोज करने की वजह से उनकी कस्टमरी जो एग्रेरियन लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके अगेंस्ट फिर इन्होंने यहाँ पे फाइट की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो उनके कॉज थे वो क्या थे, लोकल ग्रीवेंसेस थे। किसी ट्राइब्स का अलग यहाँ पे लोकल ग्रीवेंसेस है, राजस्थान के अंदर अगर कोई ट्राइबल अपराइजिंग हुई है तो उसका अलग कॉज है। तो यहाँ पे जब इनिशियल फेज के अंदर ट्राइबल मूवमेंट होते हैं, उनके डिफरेंट लोकल ग्रीवेंसेस जो है इंक्लूड होते हैं इन दी मूवमेंट। और प्राइमरीली जो मूवमेंट ये ग्रीवेंसेस थे वो नेचर में कैसे थे, इकोनॉमिक थे, यानी कि आर्थिक व्यवस्था के अंदर जो डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से यहाँ पे ये अपराइजिंग देखने को मिलती है। द प्राइमरी टारगेट वर लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट थे, उनके जो भी हित थे वो कैसे थे, लोकल लेवल पे थे, कोई नेशनल लेवल की बात यहाँ पे नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल की बात अगर हमें देखने को मिले तो 1920 के बाद इन्होंने जो अपराइजिंग की थी या नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े थे, तो वहां उनकी डिमांड थी सेल्फ रूल इंडिया के लिए और यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट का कंप्लीट बहिष्कार करना। तो इस तरह की ये नेशनल लेवल के जो ग्रीवेंसेस थे वो थे। लेकिन यहाँ पे इनिशियल फेज में लोकल ग्रीवेंसेस हुआ करते थे। और इस वजह से जो ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी है उसके अंदर कहा जाता है कि जो ट्राइबल मूवमेंट्स है वो कुछ भी नहीं था, बस एक लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन था, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर डिस्टरबेंस था। यानी कि इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि जो ये ट्राइबल्स थे ये लूट मार की करना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट फाइट की। तो ये कुछ भी नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, ये जस्ट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी जो बाद में सॉल्व कर दी गई बाय द पुलिस एंड मिलिट्री और थ्रू द ऑपरेशन ऑफ सप्रेशन एंड ऑल। तो ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी इस मूवमेंट को इस तरह से देखती है। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें तो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है इस मूवमेंट को कहती है नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज ये जो मूवमेंट हुए ओपनली हुए हैं, ऐसे कोई छुप के हमला नहीं किया गया या एम्बुश अटैक नहीं हुए हैं। एम्बुश यानी घात लगा के हमला करना वगैरह, वो तो ठीक है, बाद में जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी तो वहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह हुए होंगे। लेकिन इनका जो पहले विद्रोह जो था वो बिल्कुल ही ओपन था सोसाइटी के अंदर, और इन्होंने चेतावनी दी ब्रिटिश ऑफिशियल को कि ये जो आप सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो हमें मंजूर नहीं है। तो इस वजह से इंडियन हिस्टोरियोग्राफी कहती है कि ट्राइबल मूवमेंट्स जो इंडिया के अंदर हुए वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, वो ओपनली थे सोसाइटी के अंदर, और उनके जो कॉज थे उन्होंने बाद में
नेशनलिज्म के अंदर भी रोल प्ले किया, यानी कि दे शोन अ सीड ऑफ एंटी कॉलोनियल कैरेक्टर। भले इन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई की थी, लेकिन इसको अगर इंडियन हिस्टोरियोग्राफी की नज़र से देखें तो ये फर्स्ट स्टेप था एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ किसी चीज का फाइट करना या अपने राइट्स के लिए वहां पे आवाज उठाना। ये फर्स्ट टाइम ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है जिसने बाद में रोल प्ले किया इनटू द राइजिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, है ना। तो एटलीस्ट इन्होंने यहाँ पे अपने राइट्स के लिए लड़ने की तो सोची अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो इस तरह से इंडियन हिस्टोरियोग्राफी कहती है, जबकि ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, जस्ट लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, कुछ छोटे मोटे ट्राइबल्स जो नेक्स्ट देखते हैं। द लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स वर टू सोफिस्टिकेटेड टू सूट द ट्राइबल कस्टम्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, those relating to joint ownership of land by tribal community for instance। अब यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इन नेचर थे फॉर द ट्राइबल कस्टम्स। और मेन तो जो चीज़ें इम्पैक्ट करती है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को लेके थी। यानी कि इनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर लैंड की जो ऑनरशिप हुआ करती थी वो जॉइंट ऑनरशिप हुआ करती थी, लेकिन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर अगर हम परमानेंट सेटलमेंट देखें तो उसके अंदर जो ऑनरशिप का राइट है वो किसको दे दिया जाता है, लैंड का जमींदार को। तो इस तरह से जो कल्टीवेटर है, जो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी होगी जो कल्टीवेटर के रूप में यहाँ पे काम करेगी, उसके खुद के जो राइट है लैंड के ऊपर वो अब ट्रांसफर हो गए हैं जमींदार को। तो उसने खुद अपने ही लैंड के ऊपर वो एक मजदूर की तरह या लेबर की तरह काम करेगा। तो इस चीज के अगेंस्ट फिर ट्राइबल कम्युनिटी ने अपनी आवाज उठाई। तो जॉइंट ऑनरशिप का यहाँ पे मतलब ये होता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर पूरी ट्राइबल कम्युनिटी का अधिकार होता है, किसी एक पर्सन का नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए उनका चीफ हेड हुआ करता है, ट्राइबल चीफटेंस जिसको कहते हैं, सरदार वगैरह, वो हुआ करता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और अदर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये चीज तो थी, लेकिन जो पूरी की पूरी लैंड है वो किसी एक के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती थी, वो वहां पे कंप्लीट ट्राइबल कम्युनिटी उस लैंड के ऊपर अपनी ओनरशिप रखती थी। लेकिन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में यही ओनरशिप किसको चली जाती है, जमींदार को, और जमींदार जो है वो कंप्लीट प्रोप्राइटरी राइट रखता है अबाउट दैट लैंड। और फिर जो भी इस लैंड के ऊपर कल्टीवेटर होते हैं, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, वो कम्प्लीटली किसकी मर्जी के ऊपर रहते हैं, जमींदार की मर्जी के ऊपर। और जमींदार खुद आगे किसकी मर्जी के ऊपर है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की मर्जी के ऊपर यहाँ पे, या दया के ऊपर रहता है। उसको भी कंप्लीट अथॉरिटी नहीं दी जाती है लैंड की। अगर वो लैंड रेवेन्यू टाइम पे नहीं पे करता है तो जमींदार की वो लैंड जो है ऑक्शन कर दी जाती है और ब्रिटिश ऑफिशियल उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पे, इस सिस्टम के अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ने अपनी आवाज रेज की। नेक्स्ट है यहाँ पे मनी लैंडर्स का पेनिट्रेशन उनके फॉरेस्ट एरिया के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हाई रेवेन्यू रेट्स यहाँ पे सेट किए गए, और उन हाई रेवेन्यू रेट्स को सेटल करने फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो लोग थे वो मनी लैंडर के चंगुल में यहाँ पे फंसते थे। बिकॉज सारी चीजें कैश पेमेंट के अंदर हुआ करती थी, ये सिस्टम जो था वो कैश पेमेंट के ऊपर डिपेंड था। इस वजह से कैश पेमेंट के लिए जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो रैयत है यहाँ पे, वो रैयत यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है, कल्टीवेटर, तो रैयत जो है वो मनी लेंडर से पैसे लेके वो हाई रेवेन्यू जो है उसको फुलफिल करता है इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज लैंड फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिशियल। और अगर वो ब्रिटिश ऑफिशियल सिक्योर कर लेता है तो वापस यहाँ पे मनी लेंडर उसके लैंड के पीछे पड़ जाता है, अगर टाइम पे वो उन मनी लेंडर से लिया हुआ जो ऋण है वो नहीं टाइम पे करे। तो इस तरह से ये मनी लेंडर के चंगुल में
फंसने का जो सिस्टम है वो फॉरेस्ट एरिया तक भी चला जाता है जब मर्केंटलिज्म अपने ग्रोथ पे होता है, और फॉरेस्ट लैंड जो है वो भी कन्वर्ट की जाती है इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पे मनी लेंडर, ट्रेडर्स एंड लैंड ग्रैबर्स penetrated into the tribal area and exploited the simple illiterate people whom law administration did not protect। तो बेचारे जो इलिटरेट लोग थे जिनको बराबर हिसाब किताब नहीं आता था, तो वो इन मनी लेंडर्स के चंगुल में फंस जाते थे। मनी लेंडर्स जो है वो अपने मन मुताबिक इंटरेस्ट रेट इन पे लगाते थे और उनको वो जो हिसाब लगाते थे वो उनको समझ में भी नहीं आता था बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। बस वो पे करना जानते थे, जो भी उनका ऋण रहता था, डेब्ट रहता था, वो उसको पे करना जानते थे, लेकिन उसका हिसाब किताब उनको लेना देना नहीं था। तो एक तो मनी लेंडर और लैंड ग्रैबर, यही मनी लेंडर ही लैंड ग्रैबर हो जाएंगे बिकॉज ये जो डेब्ट उनको मिलता था वो अपनी लैंड को यहाँ पे मनी लेंडर के पास मोर्टेज रख के या गिरवी रख के ही मिलता था। तो ये सारे लोग जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, जिससे कि ट्राइबल लाइफस्टाइल जो है वो अफेक्टेड होती है। और इस सीक्वेंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेता है टू प्रोटेक्ट दीज इलिटरेट और सिंपल लिविंग ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द मनी लेंडर एंड ऑल। तो इस वजह से फिर इनके ग्रीवेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फाइनली यहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग देखने को मिलती है। इंक्रीजिंग ऑफिशियल कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट जोन फॉर रेवेन्यू पर्पज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको भी मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन के लिए, बिकॉज उस समय मेन देखो जब ब्रिटिश ऑफिशियल यहाँ पे ब्रिटिश डोमिनियन एस्टेब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, तो उसका मेन रेवेन्यू का जो सोर्स था वो था लैंड। अब सारी लैंड एग्रीकल्चर के अंदर हो गई, लेकिन और ज्यादा एक्सपेंसेस होने लगे बिकॉज कंपनी यहाँ पे वॉर के अंदर इंडल्ज है, फिर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो चलाने हैं, तो उनको और रेवेन्यू की जरूरत होने लगी। और उस और रेवेन्यू के जनरेशन के लिए ये फॉरेस्ट एरिया को भी अपने कंट्रोल के अंदर लेने लगे, जिस पर कि कंप्लीटली जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी लाइफस्टाइल जो है वो निर्भर किया करते थे, डिपेंडेंट थी। यानी ट्राइबल कम्युनिटी कंप्लीटली किस पे डिपेंड थी? फॉरेस्ट के ऊपर। लेकिन अब फॉरेस्ट का कंट्रोल किनके हाथ में चला गया है? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथों में चला गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया है। तो इस वजह से अब उनको यहाँ पे, पहले ट्राइबल कम्युनिटी क्या करती थी, वहां पे अपने पशु वगैरह चराती थी, ग्रेजिंग करती थी, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आते थे जैसे कि फल वगैरह है या तेंदू लीव्स है वगैरह, जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होते हैं, वो अपना सेलिंग करके अपना लाइवलीहुड जो है वो चलाते थे। लेकिन अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनको इन चीजों से डीबार कर दिया, रोक लगा दी, निषेध कर दिया कि विदाउट द परमिशन दे कांट ग्रेज देयर कैटल्स इनटू द फॉरेस्ट लैंड। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि टिम्बर, मेन यहाँ पे कॉस्ट था टिम्बर को बेच के, टिम्बर यहाँ पे एक इमारती लकड़ी हुआ करती है ना, तो इन इमारती लकड़ियों को जो महंगी बिकती है उनको बेच के मैक्सिमम रेवेन्यू जो है जनरेट करना चाहते थे ब्रिटिश ऑफिशियल। तो इस टिम्बर वगैरह के पहले अधिकार किसका था? ट्राइबल कम्युनिटी का था, लेकिन अब किनका हो गया है? ब्रिटिश ऑफिशियल्स का हो गया है। तो इन सारी चीजों से डीबार कर दिया गया है ट्राइबल कम्युनिटी को। वो अपने पशु नहीं चरा सकते, फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं उनको सेल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। और हाँ, और अपने जो फ्यूल था, फ्यूल के लिए भी ये किस पे डिपेंड थे? कंप्लीटली वुड पे डिपेंड थे। अपने जंगल से लकड़ियां काट के अपना चूल्हा वगैरह जलाते थे, तो वो उनको भी वहां पे परमिशन नहीं मिलती थी, आप वुड कटिंग नहीं कर सकते। तो इन सारे, और मेन इनका क्या था? ट्राइबल कम्युनिटी क्या करती थी? अपना ज्यादा से ज्यादा जो फूड है वो एग्रीकल्चर से, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन से कितना ही आ जाता था, जिससे कि वो अपना पूरा जो ईयर है वो सस्टेनेबल तरीके से चला सके। तो वो हंटिंग भी किया करते थे। तो अब हंटिंग एक्टिविटीज से भी इनको डीबार किया गया। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के कस्टमरी ट्रेडिशनल राइट थे उनसे उनको डीबार कर दिया गया by the establishing the control over the forest zone by the British official।
तो ये सारी चीजें जो थी उन्होंने रोल प्ले किया इनटू द इन द ट्राइबल अपराइजिंग। तो फॉरेस्ट जोन के ऊपर ब्रिटिश ऑफिशियल का कंट्रोल सीरियसली डिस्टर्ब ट्राइबल इकोनॉमी। They lost opportunity of shifting cultivation. They lost customary right of using forest land for grazing and using forest timber as fuel. They found themselves exposed to exploitation by forest contractors. तो अब ये सारी चीजें हुई, मैंने अभी इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि भाई जो फॉरेस्ट कंट्रोल अब ब्रिटिश ऑफिशियल के हाथों में चला गया, उससे ट्राइबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई। ट्राइबल इकोनॉमी डिस्टर्ब होने से ट्राइबल कम्युनिटी ने अवसर खो दिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, जो वो किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से अपना जो फूड प्रोडक्शन है वो करते थे, वो राइट उनका चला गया। दे लॉस्ट कस्टमरी राइट ऑफ यूजिंग फॉरेस्ट लैंड। जो फॉरेस्ट लैंड पर जो उनका कस्टमरी राइट था, जैसे अपने पशु चराना वगैरह, वो उनसे छीन लिए गए। टिम्बर जो थी उसको एज अ फ्यूल के रूप में यूज करते थे, वो अब वो लकड़ियों को काट नहीं सकते फॉरेस्ट के अंदर, उनसे उनको रोक लगा दी गई। और दे फाउंड देमसेल्फ एक्सपोज टू एक्सप्लॉयटेशन बाय फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। अब फॉरेस्ट का जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, यानी जो फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करने का काम इन फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता था। तो अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कंप्लीटली इस फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किए गए एक्सप्लॉयटेशन के चंगुल में आ जाती है। Their traditional religious life was disintegrated by the spread of Christianity by European missionaries. The new religion also affected their social customs and habits of life. This happened particularly in Bihar and Assam Hill. तो मेन पहले बिहार और बंगाल वाला एरिया ही ब्रिटिश डोमिनियन का मेन सेंटर था, तो वहीं से क्रिश्चियन मिशनरीज भी स्टार्ट हुई होगी। जहां से सेंटर होता है वहीं से सारी चीजें स्प्रेड होना शुरू होती है। तो पहले मेन जो उनका कैपिटल वगैरह हुआ करती थी वो बंगाल ही था। तो यहाँ पे बंगाल और बिहार और असम हिल के अंदर जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज है, यानी कन्वर्जन इनटू द क्रिश्चियनिटी, वो बढ़ने लगी, और जिसके कारण फिर जो इनके कस्टमरी सोशल कस्टम्स थे वो भी चेंज होने लगे, वो अफेक्ट हुए, और जो उनकी हैबिट थी लाइफस्टाइल की वो चेंज होने लगी। तो इसके अगेंस्ट फिर अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए फिर उन्होंने अपनी आवाज उठाई अगेंस्ट दिस क्रिश्चियन मिशनरीज और अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल। दे आर important from historical point of view because they throw light upon the suffering of a section of the people who were not politically vocal and whom the politician engaged in the struggle for freedom did not try to mobilize against foreign rule। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो अपराइजिंग है ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी जो फॉरेस्ट के अंदर निवास कर रही है, जिसका खुद का कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है नेशनल लेवल पे, या ऐसा कोई भी उनके कम्युनिटी से ऐसा कोई भी नहीं है जो इनकी लीडरशिप कर रहा हो, जो इनको इंटीग्रेट करके एक मास मूवमेंट क्रिएट कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है, इनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, जो पॉलिटिकली इंगेज है उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया इस स्ट्रगल के अंदर, है ना। तो इन सब के बावजूद भी ट्राइबल मूवमेंट ने ट्राई किया अगेंस्ट होने का, अगेंस्ट रिवोल्ट करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो जो हर चीज से अछूते हैं, हर एक प्रिविलेज से अछूते हैं, जिनको मेन स्ट्रीम के अंदर भी वो लोग नहीं रहते हैं, जिसके कारण वो क्या चल रहा है सोसाइटी के अंदर, मर्केंटलिज्म क्या होता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है, इन चीजों से उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपनी फॉरेस्ट लाइफ के अंदर बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसी एक कम्युनिटी अगर एक पावरफुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसने ट्राइबल मूवमेंट ने हम कह सकते हैं कि
जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ने ग्राउंड क्रिएट किया फॉर द नेशनलिज्म, वैसे ही ट्राइबल मूवमेंट ने भी एक रोल प्ले किया इनटू द नेशनलिज्म की फीलिंग को ग्रो करने के लिए, और अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फाइट कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि जो इंडियंस हैं दे कैन ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। बिकॉज यहाँ पे सप्रेशन क्यों महसूस कर लिया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री और बिकॉज ऑफ देयर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं था, इन ट्राइबल मूवमेंट्स ने ये सिद्ध कर दिया कि ट्रेडिशनल जो वॉरफेयर होते हैं, टैक्टिक्स होती है जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह, इन चीजों का यूज करके भी एक कॉलोनियल गवर्नमेंट को आप सीरियस चैलेंज पोज कर सकते हो। तो इस तरह का एक सेंस जो है वो डेवलप किया अमंग द इंडियन सोसाइटी बाय दिस ट्राइबल मूवमेंट। तो दीज आर सम मेजर factor which played a role in the uprising of tribal movements in India during the British rule. अब हम देखते हैं various tribal movement during the British rule। ऐसे तो बहुत अलग अलग जगहों पे स्पोरेडिकली हम देखें तो अलग अलग जगह पे छोटे मोटे ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं, लेकिन कुछ मेजर ट्राइबल रिवोल्ट जो जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सीरियस चैलेंज पोज किया था वो हम यहाँ पे देखते हैं। बिकॉज हमें यहाँ पे पता है कि जो बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होता है फर्स्ट टाइम बंगाल के अंदर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, तो जब उन्होंने अपनी पॉलिसीज का इंट्रोडक्शन किया, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किया ब्रिटिश लोगों ने, तो फर्स्ट इन जो ये कांटेक्ट में आते हैं किसी ट्राइबल कम्युनिटी के, तो वो थी खासी। जो गारो खासी जैंतिया तीन अलग से पहाड़ियां हैं, उनके ऊपर असम रीजन के अंदर, असम और वेस्ट बंगाल के रीजन में गारो खासी और जैंतिया, इनके ऊपर इनका हिल एरिया के ऊपर अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो रहती है, जैसे मैती है, कुकी है, ये सारी चीज। तो इनमें मेन जो है खासी, वो ट्राइबल कम्युनिटी फर्स्ट कांटेक्ट में आती है इन ब्रिटिश लोगों के। तो यहीं से फिर जब इनका पॉलिसी इंट्रोडक्शन होता है तो सब जगह अलग अलग जगह पे जब इन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जैसे सिस्टम इम्पोज किए, तो फिर ट्राइबल अपराइजिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट हम यहाँ पे ले लेते पहाड़िया रिबेलियन। पहाड़िया जो है एक जनजाति है जो मेजरली उड़ीसा वगैरह का रीजन जो है, ये ईस्टर्न घाट का रीजन, यहाँ पे रिजाइड करती है। तो पहाड़िया रिबेलियन का लीडर कौन थे? राजा जगन्नाथ, 1778। तो ये कब हुआ था ट्राइबल मूवमेंट पहाड़िया रिबेलियन? 1778, 1778 के अंदर, यानी कि 1757 में अपना यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी, 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर, तो उसके कुछ समय के बाद में ही, तो मैंने कहा यहाँ पे 1764 बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब वॉरेन हेस्टिंग का टाइम आता है, जब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आता है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज इंट्रोडक्शन धीरे धीरे यहाँ पे शुरू होने लगते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कांटेक्ट में आने लगती है और फिर क्लैशेस होने लगते हैं। तो ये है 1778 की बात, जहाँ पे पहाड़िया रिबेलियन देखने को मिलता है, जिनके लीडर थे राजा जगन्नाथ। अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सटेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर इनटू द पहाड़िया टेरिटरीज, सेम रीजन, जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंतर्गत जो एक्सटेंशन था एग्रीकल्चर लैंड का, वो कहाँ किया जाने लगा? पहाड़िया टेरिटरीज, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया था जहाँ पे पहाड़िया ट्राइब्स रिजाइड करती थी, वहां पर उस जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट है उसका एक्सटेंशन किया जाने लगा, यानी उसको बढ़ाया गया। तो यहाँ से फिर ये पहाड़िया जो है ब्रिटिश ऑफिशियल के कांटेक्ट में आते हैं और क्लैशेस उत्पन्न होते हैं। इन 1770s द ब्रिटिश ब्रूचुअली हंटेड एंड किल्ड पहाड़ीज इन रिस्पॉन्स। और 1770 के अंदर फर्स्ट टाइम जब ये इनका एक्सटेंशन हुआ होगा सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का इनटू द पहाड़िया टेरिटरी, तो यहाँ पे ये दो कांटेक्ट में आए होंगे और क्लैश हुआ होगा। 1770 में फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने मिलिट्री के थ्रू इनका ब्रूचुअली हंटिंग की थी पहाड़ीज का, यानी कि यहाँ पे मास मर्डर किया गया था। By 1780s, the British adopted a pacification policy
chief received an allowances and were held responsible for men's conduct. फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस तरह से तो सही नहीं है, बिकॉज फिर इन्होंने भी सीरियस चैलेंज पोज किया होगा, तो फिर इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसिफिकेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की कि चलो दोनों बैठ के बात करते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। और फिर यहाँ पे जो इनका ट्राइबल कम्युनिटी का चीफ था उसको बुलाया गया और उसको फिर कहा गया कि चलो आपको एक काम करना है कि आप इस जगह पे हम अपना जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वो इम्पोज करेंगे, इस जमीन को लैंड एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और हमारी पॉलिसी जो है वो इम्पोज करेंगे। उसके बदले में आपको क्या दे दिया जाएगा, अलाउंस दे दिया जाएगा, यानी भत्ता दे दिया जाएगा, भरपाई दे दी जाएगी और आपको ही आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस एरिया के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए या फिर मेंस कंडक्ट के लिए, यानी कि सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, पहाड़िया कम्युनिटी के, उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो उसका वो चीफ करेगा। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फिर कुछ भी एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। ये काम किसका होगा, चीफ का होगा और इसके बदले चीफ को क्या दे दिया जाएगा, अलाउंस दे दिया जाएगा। ये बात होती है 1780s में। बिकॉज यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का नेचर है कि पहले तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं, ट्राई करते हैं कंप्लीटली सप्रेस करने का थ्रू दी वॉर एंड ऑल, और अगर फिर सामने वाला भी सीरियस चैलेंज अपोज करता है तो फिर ये वॉर के अंदर ज्यादा अपना मैन पावर और एक्सपेंसेस है वो नहीं करते हैं। बिकॉज अगर आप फाइट लड़ोगे तो उसके लिए मैन पावर भी चाहिए और मनी भी चाहिए, तो दोनों ही वेस्ट नहीं करते हैं और ट्राई करते हैं निगोशिएशन करने की। सेकंड पॉलिसी इनकी ये रहती है, तो पहले तो सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, नहीं सप्रेस होता है तो फिर निगोशिएशन पे आते हैं। तो इसी तरीके का प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाया गया। पहाड़िया चीफ रिजेक्टेड अलाउंसेस. Accepting allowances would have led to the loss of authority. They retreat to the mountains, waging war against outsider. लेकिन इस जो ये पहाड़िया चीफ था उसने ये अलाउंसेस रिजेक्ट कर दिए कि हमें अलाउंसेस नहीं चाहिए, बिकॉज उन्हें पता था कि अगर हमने इनकी शर्तें मान ली, ये अलाउंस जो है एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर हम अपनी लैंड से कंप्लीट अथॉरिटी जो है वो खो देंगे और फिर हमारा कोई भी राइट्स इस फॉरेस्ट एरिया पे नहीं रहेगा जो हमारे ट्रेडिशनल और कस्टम के अगेंस्ट है। तो वो अपने ट्रेडिशन और कस्टम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं ट्राइबल कम्युनिटी, तो वो अपने इस कस्टमरी लाइफस्टाइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, ये अलाउंसेस रिजेक्ट कर दिए। दे रिट्रीट टू द माउंटेन्स, वो अपने माउंटेन्स की तरफ चले गए जहाँ पे ये हिली एरिया में रहते हैं, और वहां से इन्होंने फिर वो वॉर एक्टिविटी जो है गुरिल्ला टैक्टिक्स वगैरह के थ्रू ब्रिटिश ऑफिशियल का अपोज करते रहे। तो ये था पहाड़िया रिबेलियन ड्यूरिंग द 1778 तक के पीरियड तक ये चलता है। 1770s के से स्टार्ट होता है और 1778 तक ये चलता है। ठीक है, फिर आते हैं चुआर अपराइजिंग। चुआर अपराइजिंग के लीडर थे दुर्जन सिंह। लोकेशन इन इसके क्या थी, द रीजन बिटवीन छोटा नागपुर एंड प्लेन ऑफ बंगाल। तो यानी बेसिकली जो बंगाल का वेस्ट बंगाल का एरिया है और छत्तीसगढ़ का जो अपर पोर्शन है वो वाला एरिया यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे। बाय 1798 द ट्राइबल रिबेल्ड took to arm and adopted guerrilla tactics of war when they realized that British had taken away their land. Same issue, सब जितने भी ट्राइबल मूवमेंट अब हम पढ़ेंगे उनका मेन कॉज होगा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, एंड सेकंड है जो क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से जो उनके सोशल कस्टम्स है उनको उनके अंदर चेंजेस वो नहीं चाहते थे। तो ये दो मेन कॉज होते हैं। तो सब जगह यहाँ पे लैंड का ही जिक्र होगा, तो अब इसमें कोई अलग सी बात नहीं है, बस हमें यहाँ पे यही देखना है कि कौन लीडर है और किस एरिया में हुआ, और मेन कॉज तो उनका लैंड और क्रिश्चियन मिशनरीज ही होगा। यहाँ पे भी चुआर अपराइजिंग भी उनके लैंड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ले ली जा रही थी, छीन ली जा रही थी। इस वजह से इन्होंने फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फिर रिबेल किया और इन्होंने फिर आर्म्स रिबेलियन पोज किया in front of the British official and use the guerrilla warfare tactics. गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, बेसिकली जो हिली एरिया होता है वहां पे ये वर्क करती है। तो जैसे ये दो हिली, मान लो ये दो हिल है, उसके बीच में जो पासेज होते हैं वहां से ही एंट्रेंस होती है। तो जब
ब्रिटिश मिलिट्री यहाँ से पास होगी तो यहाँ पे ये ट्राइबल कम्युनिटी क्या करते थे कि ऊपर टॉप पे यहाँ पे बैठ जाते थे। तो यहाँ से नीचे के लोगों से को तो ऊपर वाले दिखते नहीं थे, लेकिन ऊपर से जो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो इजीली इन ब्रिटिश ऑफिशियल या मिलिट्री को देख पाते थे, और वहां से फिर ये अपने बाण और भालों से ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर अटैक करते थे। तो इसको ही कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर, जो मोस्टली हिली एरिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है इन दी वॉरफेयर टेक्निक्स। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ब्रिटिश आर्मी थी, वो सिर्फ प्लेन एरिया के अंदर लड़ने में ट्रेन थी, तो हिली एरिया के अंदर उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था। तो नेपाल वॉर के अंदर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ट्रीटी ऑफ सागोली एंड ऑल 1840 की टाइम के बीच की बात है। तो उसमें भी वहां पे जो गुरखास थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स ही यूज करते हैं। इवन मराठा वाज आल्सो यूजिंग ड्यूरिंग द शिवाजी टाइम अगेंस्ट द औरंगजेब एंड ऑल गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो हिली एरिया के अंदर बहुत ही बेस्ट वॉरफेयर टैक्टिक्स होती है। नेक्स्ट यहाँ पे तामर रिवोल्ट। तामर रिवोल्ट के लीडर थे भोलानाथ सहाय। लोकेशन इसकी अराउंड ट्राइब ऑफ तमार इन द छोटा नागपुर रीजन। मेन छोटा नागपुर रीजन यही उड़ीसा का रीजन, जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का कंबाइंड एरिया है, वहां पे ये छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो वाला एरिया छोटा नागपुर रीजन। पीरियड है इसका 1789 से 1832 के बीच, 1789 से 1793 के बीच का पीरियड। They revolted against the faulty alignment system of the British government. The alignment system exposed the British failure to secure tenants' land rights, causing unrest among Tomar tribes in 1789. सेम चीज यहाँ पे जो फॉल्टी अलाइनमेंट सिस्टम है जो उन्होंने इस तोमार रीजन के अंदर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के थ्रू जो इंट्रोडक्शन करना चाहा था, वो एक फॉल्ट साबित हुआ यहाँ पे। और दे कैन नॉट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन नॉट सिक्योर द लैंड राइट ऑफ द टेनेंट्स, बिकॉज यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर क्या होता था कि भाई सारी तो चीजें किन, परमानेंट सेटलमेंट जो नॉर्थ साइड के अंदर हुआ था, रैयतवारी और मालवारी जो है वो, रैयतवारी तो है साउथ के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्थ के अंदर कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसके अंदर प्रोप्राइटरी राइट किसको चले जाते हैं, जमींदार को। तो इस वजह से यहाँ पे टेनेंट्स के जो लैंड राइट थे वो सिक्योर करने के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे फेल हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट होता है अमंग द तोमार ट्राइब्स एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1789। ये जो है रिवोल्ट करीबन 1789 से 1793 के बीच तक चलता है। द गवर्नमेंट सप्रेस्ड द मूवमेंट इन 1832 एंड 33 एंड फाइनली यहाँ पे 1832 और 33 के टाइम के पीरियड के बाद में कंप्लीटली इस तोमार रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे जितने भी अगर रिवोल्ट और वॉर अगर हम देखें, ये मेनली रिवोल्ट देखें अगर हम, तो वो जब अगर वायलेंस के नेचर में होता है, यानी हिंसक होता है, आर्म रिबेलियन होता है, तो उसको सप्रेस करना बहुत इजी होता है फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसी वजह से तो गांधी जी ने जो रिवोल्ट किया था, जिस तरीके से रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो एक यूनिक तरीके था जिसके अंदर उन्होंने किसका प्रयोग किया था, अहिंसा का। उन्होंने अहिंसा का प्रयोग ऐसे ही नहीं कर लिया कि दे बिलीव इन अहिंसा, बिकॉज दे नो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दे कैन इजीली सप्रेस सच काइंड ऑफ रिवोल्ट और movements which have violence in nature। इस वजह से गांधी जी ने यहाँ पे अहिंसा का प्रयोग किया, नॉन वायलेंस का प्रयोग किया, जिसके कारण इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस मोमेंट्स विच रन बाय द गांधी जी, विच लीड बाय द गांधी जी। तो यहाँ पे जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट थे वो मोस्टली जो थे वो वायलेंस वाले नेचर के थे। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इजी था उनको सप्रेस करना। इस वजह से ही तो ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी के अंदर इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताई जाती है, ना कि कोई मूवमेंट, और उसको इस तरीके का खिताब दिया जाता है। उसको क्या बता दिया जाता है, एक छोटी मोटी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से हो जाती है, जिसको हमने बाद में रिजॉल्व कर दिया। इस तरीके की हिस्टोरियोग्राफी ब्रिटिश की साइड से दी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं खोंड अपराइजिंग।
लीडरशिप इसका चक्रा बिसोई। ये सब लीडरशिप आप याद रखना है ना। खोंड अपराइजिंग जो है वो चक्रा बिसोई के लीडरशिप में होती है। लोकेशन इसकी उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर आपको मैं एक सजेस्ट करती हूँ, आपको जितनी भी ट्राइब्स और उनके पर्टिकुलर रीजन का अगर आपको अच्छे से नॉलेज लेना है तो एक आता है मैं भी भारत करके प्रोग्राम, मैं भी भारत, जो पहले संसद टीवी ये संसद टीवी पे आता था। तो उसमें आप मैं भी भारत सर्च करना, उसमें आपको कंप्लीट भारत के अंदर जितनी भी ट्राइब्स है, जो मेजर ट्राइब्स है और उनकी पर्टिकुलर एरिया की कंप्लीट डिटेल जो है वो दी जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है देखना, बिकॉज पिक्चराइजेशन होता है और उनकी सोशल लाइफ को बहुत अच्छे से यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। तो आप इस प्रोग्राम को जरूर देखना। इससे आपको क्या होगा कि जो कौन सा रीजन है और उनकी कैसी लाइफस्टाइल रही होगी, इस समय भी वो वैसे ही जीते हैं। थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन समय के साथ हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो उनके सोशल कस्टम किस तरीके से होते हैं वो उसके अंदर अच्छे से दिखाए गए, कवर किए गए। तो मैं भी भारत वाला प्रोग्राम आप जरूर देखिएगा। खोंड अपराइजिंग जो है वो चक्रा बिसोई के नेतृत्व में होती है। उड़ीसा इसका रीजन होता है। फ्रॉम 1837 टू 1856 के बीच का पीरियड है यहाँ पे। द खोंड फेस इशू विद colonial एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉपिंग ह्यूमन sacrifices। अब देखो ये खोंड सरप्राइज जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस जैसी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रिवेल्ड करती है, अंधविश्वास। तो ये क्या करते थे कि जो मतलब ऐसे जैसे कि भाई इस साल बेटर फसल होगी या बेटर क्रॉप्स के लिए बारिश अच्छी बारिश हो, उसके लिए ये क्या करते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसी प्रैक्टिस किया करते थे, जिसको मरिया कहते हैं। तो इस प्रैक्टिसेस को स्टॉप किया गया बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इस चीज में तो ये लोग भले हैं अंग्रेज लोग कि भाई ये ऐसी चीजों को जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइस, सती प्रथा वगैरह जैसी चीजों को ये बैन करने, अबॉलिश करने का वर्क करते हैं। लेकिन वही कि अपने जो सोशल कस्टम और ट्रेडिशन है उसका उसके अंदर चेंजेस जो है वो नहीं चाहते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन होता है। मेन स्ट्रीम के अंदर ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर के अगेंस्ट थ्रेट वगैरह पोस्ट किए थे, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट चेंजेस इन द ट्रेडिशनल एंड सोशल कस्टम के कस्टम। तो सेम विद द ट्राइबल कम्युनिटी, दे ऑल्सो डोंट वांट टू चेंज देयर सोशल कस्टम्स। तो यहाँ पे जो उनके द्वारा ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होते थे उनको उनके ऊपर स्टॉप बैन लगाया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके अगेंस्ट फिर ये यहाँ पे रिवोल्ट करते हैं। इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस, और मेन का और भी अदर का रीजन रहे, जैसे न्यू टैक्सेस इम्पोज करना, इन्फ्लक्स ऑफ जमींदारों का यहाँ पे इनकी टेरिटरी के अंदर पेनिट्रेशन होना, एंड मनी लैंडर्स का भी यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के अंदर या खोंड टेरिटरीज के अंदर पेनिट्रेशन होना भी मेन कॉज रहता है इनके रिबेलियन का। द अपराइजिंग वॉज लेटर ज्वाइंड बाय स्वराज एंड अ फ्यू अदर मिलिशियन क्लेन लेड बाय राधा कृष्णन दांदे सेना। फिर इस अपराइजिंग को इनिशियल में तो खोंड ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ही हुआ, लेकिन बाद में स्वराज जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया। स्वराज बेसिकली क्या होता है, मिलिशियन क्लेन होती है जो ये हेरिडिटरी से ही मिलिट्री के अंदर रिक्रूटेड होते हैं। पहले जैसे मान लो राजा महाराजा थे, उनके मिलिट्री के अंदर रिक्रूट थे। तो ये एक मिलिशिया क्लेन थी जिसने इस खोंड अपराइजिंग को ज्वाइन किया। और इस मिलिशिया क्लेन को किसने लेड किया था, किसके नेतृत्व में थी, राधा कृष्ण दंडे सेना। चक्रा बिश्नोई disappeared in 1855 and Dande Sena's hanging in 1857 movement was petered out। और इसके बाद जब 1855 के अंदर 1855 के अंदर चक्रा बिश्नोई जो है वो सडनली डिसअपियर्ड हो जाता है। हो सकता है उसका मर्डर कर दिया गया हो या वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसकी किलिंग कर ली गई हो, ऐसा हो सकता है। फिर उसके डिसअपीयरेंस के बाद इस खोंड अपराइजिंग की लीडरशिप खत्म हो जाती है और इवन राधा कृष्ण दांडे सेना को भी 1857 में फांसी दे दी जाती है। तो फिर दोनों जो लीडर थे राधा कृष्ण दांडे सेना और चक्रा बिश्नोई, दोनों के ही यहाँ पे मतलब खत्म हो जाने के बाद, एंड हो जाने के बाद मूवमेंट का भी यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम संथाल रिबेलियन पे। संथाल भी एक ट्राइब है।
जो मेजरली आज के टाइम पे उड़ीसा वगैरह जो ईस्टर्न घाट का जो एरिया है वहां पे रिजाइड करती है। लोकेशन इसकी बीरभूम, सिंहभूम जो छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, बांकुरा, हजारीबाग, भागलपुर एंड मुंगेर इन उड़ीसा एंड बिहार। तो इस एरिया के अंदर ये संथाल ट्राइब जो है वो रिजाइड करती है। तो संथाल रिबेलियन के लीडर थे सिद्धू एंड कान्हू। द मनी लैंडर एंड colonial administrators both exploited them. The Diku merchants charge interest on loan ranging from 50 to 500% and cheated tribal in many other ways, often grabbed their lands. तो वही सेम सिस्टम है कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से ये मनी लैंडर के चंगुल में आ जाते हैं, बिकॉज मनी लैंडर का पेनिट्रेशन अब ट्राइबल कम्युनिटी की टेरिटरी पर भी हो जाता है। तो यहाँ पे दीकू जो है वो होते हैं, किनको कहा जाता है, आउटसाइडर जो मर्चेंट्स थे उनको कहा जाता है, जिन्होंने यहाँ पे फॉरेस्ट टेरिटरी के अंदर पेनिट्रेशन किया था। और जब मनी लैंडर का यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के टेरिटरी के अंदर पेनिट्रेशन होता है तो फिर ट्राइबल कम्युनिटी इनके डेब्ट साइकिल के अंदर, डेब्ट साइकिल के विशियस साइकिल के अंदर ये फंस जाते हैं और फिर ये मनी लैंडर्स और ये मर्चेंट जो है इनको अलग अलग तरीके से फिर इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और इवन उनकी फिर जो लैंड है वो भी ग्रैब कर लेते हैं, बिकॉज वो लैंड जो है वो इन मर्चेंट्स और मनी लैंडर के पास में मोर्टेज के रूप में रखते हैं इन द रिटर्न ऑफ कैश। तो इस वजह से यहाँ पे संथाल रिबेलियन देखने को मिलता है। संथाल रिवोल्टेड फॉर सेल्फ रूल। अब यहाँ पे इनका मेन कॉज क्या था? संथाल लोगों का सेल्फ रूल, यानी कि अपनी टेरिटरी के ऊपर वो अपना ही राज चाहते थे, कोई अदर या आउटसाइडर जो है उनको ये अलाउ नहीं करते थे अपने ऊपर रूल करने के लिए। तो इस वजह से संथाल रिवोल्टेड फॉर सेल्फ रूल। मास स्केल वायलेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। अकाउंट बुक ऑफ मनी लैंडर एंड गवर्नमेंट, बिल्डिंग्स वर बर्न्ड एंड देयर एक्सप्लॉइटर्स पनिश्ड। तो यहाँ पे क्या होता है? रिबेल होता है संथाल कम्युनिटी के द्वारा फॉर देयर सेल्फ रूल अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो मनी लैंडर के अकाउंट बुक्स हुआ करते थे जिसके अंदर वो अपने बही खाते के अंदर जो डेप्ट है उसका हिसाब रखते थे, उनको जला दिया गया। वेरियस ऑफिशियल बिल्डिंग्स है उनको भी जला दिया गया और मास वायलेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। The open war with the British continued till February 1856 when the rebel leaders were finally captured and the movement was put down with a great deal of repression. फिर फाइनली यहाँ पे 1856 तक ये रिबेल जो है वो रिबेलियन जो है वो कंटिन्यू रहता है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और फाइनली इसको पुट डाउन कर दिया जाता है बाय द ग्रेट रिप्रेशन, यानी मिलिट्री वगैरह का यूज करके इस वायलेंस को सप्रेस कर दिया जाता है। और फाइनली जो इसके लीडर थे कानू और सिद्धू, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है और उनके ऊपर फिर और इन ट्राइबल रेवेट सिद्धू और कानू को फिर प्रोसिक्यूट करके फिर फाइनली जो है जेल भेज दिया जाता है और फाइनली लीडर के खत्म होने के साथ साथ ही ये रिबेलियन भी खत्म हो जाता है। तो संथाल कम्युनिटी ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल किया था फॉर देयर सेल्फ रूल। और सेल्फ रूल यही था कि भाई जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज इनके एरिया में बढ़ती जा रही थी, मनी लैंडर का पेनिट्रेशन बढ़ रहा था, जो आउटसाइडर मर्चेंट्स थे उनका यहाँ पे फॉरेस्ट जोन के अंदर कंट्रोल बढ़ने लगा था बिकॉज ऑफ मर्केंटलिज्म। और जिनको ये क्या कहते दीकू, आउटसाइडर जो मर्चेंट थे उनको ये क्या कहते थे? दीकू। तो दीकू का यहाँ पे पेनिट्रेशन इनकी टेरिटरी पे बढ़ता जा रहा था, जिन्होंने इनके सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट डालना शुरू किया। इस वजह से इन्होंने इसके अगेंस्ट रिबेल किया। नेक्स्ट आते हैं खारवार अपराइजिंग। द क्रशिंग ऑफ द संथाल रिबेलियन वॉज फॉलोड बाय द खारवार अपराइजिंग। अब यहाँ पे जैसे ही संथाल रिबेलियन को यहाँ पे पुट डाउन किया गया उसके तुरंत बाद से खारवार अपराइजिंग देखने को मिलती है इन 1870s, which preached monotheism and internal reform at first but had begun to turn into a campaign against revenue settlement operation just before it was suppressed. देखो इस टाइम पीरियड के दौरान सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भी चल रहे थे इंडिया के अंदर
तो उससे कहीं ना कहीं ये खारवाड़ कम्युनिटी जो है वो थोड़ी सी इंस्पायर्ड होके पहले तो इन्होंने क्या प्रीच करना, मतलब किस चीज के लिए ये अपना जो अपराइजिंग देखने को मिलती है, खारवाड़ अपराइजिंग, कि ये मोनोथिज्म को प्रीच कर रहे थे। मोनोथिज्म यानी ओनली वन गॉड, या एक ही गॉड की फॉर्म जो होगी वो वन होगी, यानी जो वेरियस देवी देवताओं की मूर्ति पूजा वगैरह जो है उसको ये यहाँ पे अपोज करते हैं। मोनोथिज्म का मतलब है ओनली वन फॉर्म ऑफ गॉड पे बिलीव करना। और इन्होंने इंटरनल रिफॉर्म को भी यहाँ पे प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस किया था कि कम्युनिटी को अगर अपग्रेड करना है तो सबसे पहले इंटरनल रिफॉर्म होने जरूरी है। लेकिन ये धीरे धीरे फिर जो चीजें हैं ये टर्न लेती है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अगेंस्ट, बिकॉज पहले इनके अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ट्रैक्स देखने को मिलते हैं खारवाड़ अपराइजिंग में, जिसके अंदर ये मोनोथिज्म और इंटरनल रिफॉर्म को प्रीच करता है। लेकिन लेटर ऑन जब इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इम्पोज किए गए, तब यहाँ पे ये कैंपेन जो है इस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अगेंस्ट हो जाता है। फिर इसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लॉ एंड ऑर्डर का मैटर समझ के सप्रेस कर दिया जाता है, बिकॉज जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी आपको ट्राइबल अपराइजिंग देखने को मिलते हैं उसके अंदर वायलेंस तो शामिल होती ही है। इस वजह से इनको सप्रेस करना बहुत ही इजी था। तो अगर नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ दिस ट्राइबल अपराइजिंग देखें तो ये क्या था, वॉयलेटिव इन नेचर, वॉयलेंट इन नेचर में हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है नाइकड़ा रिवोल्ट पे। ये नाइकड़ा, वनखेड़िया, मांकड़िया, ये सारे जो ट्राइबल ग्रुप है ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इन एरिया के अंदर रिजाइड करता है। वेस्ट बंगाल के अंदर ईस्टर्न घाट का जो प्रोविंस है, नीचे आंध्रा के नॉर्दर्न पार्ट तक लेके ये पूरा बेल्ट जो है ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है। तो यहाँ पे नाइकड़ा, वनखेड़िया, मांकड़िया, ये सब आपको मैं भी भारत के एपिसोड्स के अंदर, वेरियस एपिसोड्स है उसके अंदर आपको अच्छे से डिटेल करके बताया जाएंगे, आप जरूर उसको देखना। द नाइगड़ा फॉरेस्ट ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात similarly launched revolt against the British officers and caste Hindus। ये जो नाइगड़ा रिवोल्ट था वो नॉट ओनली ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट था, ये हिंदू कास्ट के अगेंस्ट भी था। बिकॉज जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनका अपना कोई जैसे रिलीजन नहीं, रिलीजन तो होता है लेकिन वो प्रकृति की पूजा करते हैं। ऐसे हिंदू, मुस्लिम ऐसे उनके अंदर कोई रिलीजन नहीं होता है। ट्राइबल कम्युनिटी का अपना रिलीजन है, वो जो है प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृतिवाद के अंदर विश्वास रखते हैं। अगर उनको पूछे तो आप क्या हो, तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा रिलीजन हिंदू है। दे आर ट्राइबल ग्रुप्स, बस उनकी आइडेंटिटी है वो प्रिमिटिव ट्राइब्स हो या कोई भी ट्राइब हो, वो ट्राइबल ग्रुप है बस। तो इनका जो ये अपराइजिंग थी, ये रिवोल्ट था, ये अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स एज वेल एज कास्ट, जो हिंदू कास्ट थी भारत के अंदर उनके अगेंस्ट भी था। अटैक पुलिस स्टेशन इन 1868 इन बिड टू एस्टेब्लिश धर्मराज अंडर देयर क्रिज्मेटिक लीडर। और यहाँ पे इन्होंने 1868 के अंदर पुलिस स्टेशन पे अटैक किया। वापस ये भी वायलेंट इन नेचर था। और किस लिए अटैक किया? इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश धर्मराज। धर्मराज वही मतलब कि धर्म का राज हो, है ना, जस्टिस जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस तरीके का इन्होंने धर्मराज को एस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर करिश्मेटिक लीडर। करिश्मेटिक लीडर यानी करिश्माई, जिसका मतलब ऐसे कहते हैं कि ये तो अवतार है उनके किसी गॉड का, और करिश्माई जो लीडर होते हैं उनके लीडरशिप में इन्होंने ये काम किया। ठीक है, मतलब जिसके अंदर दैवीय गुण है, मतलब डेटी की समान उसकी पूजा करते हैं कि ये जो है बॉर्न फ्रॉम दी हेवन टाइप का इनका लीडर है, इस तरह से उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं भील अपराइजिंग पे। इन सदर्न राजस्थान, जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, ये वाला जो बेल्ट है, डूंगरपुर, ये पूरा जो है यहाँ पे भी ट्राइब्स जो है रहते हैं और ये पूरा ट्राइबल बेल्ट ही है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सॉरी बांसवाड़ा, वो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सारा एरिया। तो इन सदर्न राजस्थान द भील ऑफ बांसवाड़ा, संत एंड डूंगरपुर स्टेट
were stirred to action by reform movement under Govind Guru, who was a bali और bonded laborer. ये गुरु गोविंद सिंह मत मान लेना, यहाँ पे इनका एक लीडर था गोविंद, जिनको ये गोविंद गुरु के नाम से कहते थे। गोविंद गुरु ने इस भील अपराइजिंग का लीडरशिप की थी और ये गोविंद गुरु खुद एक क्या था, बाली था। बाली यानी कि बॉन्डेड लेबर, जो फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर होते हैं, बंधुआ मजदूर, ये खुद एक बंधुआ मजदूर था और उस चीज से बाहर निकलने के लिए इसने आवाज उठाई और इसने फिर अपने भील जो साथी थे उनको भी इसने एकजुट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर ये बॉन्डेड लेबर वाली जो प्रोसेस थी ये भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बंधुआ मजदूरी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज जमींदार जो है वो मैक्सिमम रेवेन्यू गेन करने के चक्कर में जो यहाँ पे एग्रीकल्चर और कल्टीवेटर थे उनको एज अ बॉन्डेड लेबरर काम करवाते थे। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने गोविंद गुरु के नेतृत्व में भीलों ने यहाँ पे रिवोल्ट किया और ये सब इकट्ठा होते हैं। बांसवाड़ा के अंदर एक मानगढ़ नामक धाम है, मानगढ़ की पहाड़ी, वहां पे सब सैकड़ों की संख्या में ये भील जो है इकट्ठा होता है और वो अपना जो भी डिक्लेरेशन है अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वो वहां पे करते हैं। यानी कि 1930 इट डेवलप इनटू अ बिड टू सेट अप अ भील राज, यानी कि ये अपना जो खुद की कम्युनिटी का राज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। जैसे संथाल ने सेल्फ रूल का बात की, उसी तरीके का यहाँ पे भील राज का यहाँ पे ये डिक्लेरेशन करते हैं इन 1913। 4,000 Bhil assembled on Mangarh Hill and the British were able to disperse them only after considerable resistance, in which 12 tribals were killed and 900 taken prisoners. फिर इस मूवमेंट को भी, इस अपराइजिंग को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्रश कर दिया जाता है। मानगढ़ की हिल पे ये लोग असेंबल हुए थे फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ भील राज और वहीं पे ब्रिटिश आर्मी पहुंचती है और उसको वहां पे 4,000 भील को यहाँ पे डिस्पर्स कर देती है बाय अटैकिंग देम विद द हेल्प ऑफ राइफल्स एंड बुलेट, उनके ऊपर फायर की जाती है तो वहां से वो भीड़ जो है वो डिस्पर्स हो जाती है। फिर उसके अंदर 12 ट्राइबल्स जो है वो मारे जाते हैं, क्योंकि गोलियां वगैरह चलती है तो 12 लोगों को यहाँ पे लग जाती है और वो यहाँ पे मारे जाते हैं। और करीब करीब 900 जो भील कम्युनिटी के लोग थे उनको प्रिजनर बनाया जाता है, कैद कर लिया जाता है या जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इस अपराइजिंग का भी अंत हो जाता है। तो ये नॉट ओनली इन साउथ राजस्थान के साउथ पार्ट के भील अपराइजिंग नहीं देखने को मिलते, इवन आपके महाराष्ट्र के अंदर भी भील अपराइजिंग वेरियस टाइम पीरियड पे वेरियस भील अपराइजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं खासी अपराइजिंग, और खासी अपराइजिंग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी विच केम इन द कॉन्टेक्ट विद ब्रिटिश ऑफिशियल्स, यानी कि जब भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो फर्स्ट अगर कोई ऐसी जनजाति थी जो इन ब्रिटिश लोगों के कांटेक्ट में आई तो वो कौन थी? खासी। अब खासी अपराइजिंग देखते हैं। लीडर जो थे इनके तिरोत सिंह थे और लोकेशन जो है ये रीजन बिटवीन द खासी हिल एंड जयंतिया हिल, वही गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं। तो ये जो वैली एरिया में रहते हैं हमेशा ही, कोई हिल पे तो पूरा टॉप पे तो कोई नहीं रहता है, जो वैली एरिया होते हैं वहां पे मोस्टली जो रेजिडेंस देखने को मिलता है या रिजाइड करती है कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, वो वैली एरिया के अंदर करती है। तो वैली एरिया के अंदर क्यों करती है ये भी आपको जो है ज्योग्राफी की क्लास में देखने को मिलेगा कि वैली एरिया का जो वेदर है वो कम्प्लीटली सुटेबल होता है फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ पे ये बीच में जो एरिया रहता है यहाँ पे ये रिजाइड करते हैं, बिल्कुल ही नीचे नहीं और ना बिल्कुल ही टॉप पे, यहाँ पे जो एरिया होता है यहाँ पे रिजाइड करते हैं। The British annexed the independent tribal state of Khasi Hill in 1826। तो ये 1826 के अंदर ब्रिटिश लोगों ने जो इनके इंडिपेंडेंट ट्राइबल स्टेट था उनको अनेक्स किया, यानी उसको अपने कंट्रोल में लिया। The British administration wanted to build a road linking the Brahmaputra Valley with Salsette, सालहेट, तो सिलहट कह सकते हैं इसको हिंदी में, सिलहट।
तो ब्रह्मपुत्र वैली से सिलहट के बीच में ये एक रोड बनाना चाहते थे जो कि इस खासी हिल के थ्रू जाता होगा। तो इस रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने जो खासी हिल का एरिया था, जो इस ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता था और इनका यहाँ पे अधिकार क्षेत्र था, उस एरिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनेक्स कर दिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड लिंकिंग बिटवीन ब्रह्मपुत्र वैली एंड सिलहट। The conscriptions of laborers for road construction led Khasis to wage a war of independence. और इस रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फिर इन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने फोर्सफुल या फिर कहना अनिवार्य भर्ती शुरू की लेबरर की या श्रमिकों की, जिसके अंदर इन खासी कम्युनिटी के लोगों को भी जबरदस्ती जो है श्रमिक बनाया जाने लगा। इस वजह से इसके अगेंस्ट फिर खासी ट्राइबल कम्युनिटी ने वॉर वेज किया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर देयर इंडिपेंडेंस इन 1829 टू 33 के पीरियड के बीच में। इवन बिफोर दी बैटल ऑफ प्लासी तो आपके 1757 में, फिर 1764 के बाद रूल इस्टेब्लिश होता है गवर्नमेंट का। तो 1829 से 33 के पीरियड के बीच में हम देखते हैं कि वेरियस जो इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिन्होंने फिर पेनिट्रेट किया इन फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी। इस वजह से यहाँ पे ये ट्राइबल मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये खासी ट्राइबल कम्युनिटी जो है 1833 के अंदर इनकी अपराइजिंग देखने को मिलती है, और इससे पहले ये इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आए होंगे। लेकिन मेन कॉज इनका क्या था, यहाँ पे जो ये रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने इस खासी कम्युनिटी से जो लैंड बिलोंग करती थी उनको अनेक्स कर दिया। और इवन नॉट ओनली दे स्टॉप देयर, दे ऑल्सो कॉन्स्क्रिप्टेड लेबरर फॉर दिस रोड कंस्ट्रक्शन। फिर उन्होंने इन खासी लोगों को जबरदस्ती श्रमिकों के रूप में भी भर्ती करना शुरू किया, जिसके अगेंस्ट भी दोनों कारणों की वजह से ये खासी ट्राइबल कम्युनिटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज किया। नेक्स्ट आ जाता है कोया रिबेलियन पे। लोकेशन एट दिस रिबेलियन टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1879 टू 1880 के पीरियड के बीच में इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट of Andhra Pradesh and some region of मलकानगिरी रीजन इन उड़ीसा। तो ये कोया ट्राइब जो है ये आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है, गोदावरी के जो गोदावरी का ईस्टर्न ट्रैक लगता है वो, और उड़ीसा का पूरा रीजन, उड़ीसा का पूरा बेल्ट है, यहाँ पे कोया ट्राइब जो है वो रिजाइड करती है। और लीडरशिप इस कोया रिबेलियन की लीडरशिप किनके हाथों में थी? तोमाडोरा जो कोया लीडर थे। रीजंस क्या थे इसके? इरोजन ऑफ कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट, वही चीज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से जो इनके कस्टमरी राइट से ट्राइबल कम्युनिटी के फॉरेस्ट के ऊपर उनसे डिबार्ड कर दिया गया। मनसबदार एफर्ट टू एनहांस टैक्स ऑन टिम्बर एंड ग्रेजिंग। अब यहाँ पे जब इनको यहाँ पे डिबार्ड किया गया तो वो यहाँ तक ही नहीं रुके, जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको ये ठेका दिया गया था कि इस फॉरेस्ट को लैंड एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करो, वो मनसबदार जो थे वो इस फॉरेस्ट को यूज करने के लिए इन ट्राइबल ग्रुप के ऊपर टैक्स इम्पोज किया करते थे। उनके पशु चराने के ऊपर जो वो कस्टमरी राइट्स था उनका, उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया कि अपने पशु चराना या पशु जो है फॉरेस्ट के अंदर लेके जाना, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स इम्पोज किया। जो फ्यूल के रूप में ये टिम्बर यूज करते थे उसके यूज के ऊपर भी इन्होंने टैक्स इम्पोज करना शुरू किए। तो टोटली ये मनसबदारों के एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आ गए। पुलिस एक्सट्रैक्शंस एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, न्यू एक्साइजेस रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ टोडी। और यहाँ पे जो न्यू एक्साइज रेगुलेशन थी जिसके अंदर वापस वही के फॉरेस्ट गुड के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल किसका होगा? इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स का होगा। तो जो फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे जैसे गोंद वगैरह है, तेंदू लीव्स है, और फ्रूट्स वगैरह है, कुछ हर्ब्स है, औषधियाँ वगैरह,
उसके कलेक्शन को लेके। तो फिर यहाँ पे जो टोडी का प्रोडक्शन होता है, जो एक इनकी ट्रेडिशनल ड्रिंक हुआ करती है, अल्कोहलिक ड्रिंक है ये, मतलब नेचुरली अल्कोहल इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। टोडी जो पाम ट्री होता है उसके जो सैप होता है, रस जो उसके तने से निकलता है, उसको इकट्ठा करके ये टोडी बनाई जाती है, जो वो एज अ अल्कोहलिक ड्रिंक या उनके एक ट्रेडिशनल ड्रिंक का हिस्सा है। उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। तो ये मेन रीजन रहते हैं उनके इस अपराइजिंग के या इस रिबेलियन के। In 1880, Tomadora captured a police station, defeating Colonel and his contingent. Koyas hailed him as a king of Malkangiri. ठीक है, फिर 1880 में फिर ये रिबेल करते हैं इन चीजों के अगेंस्ट, जो रीजन मैंने अभी बताए। और फिर टोमाडोरा के नेतृत्व में इन्होंने एक पुलिस स्टेशन को कैप्चर किया, उसको सेट ऑन फायर किया, एंड वहां पे जो एक कर्नल अपॉइंट था वो और उसकी कंटीजेंट को इन्होंने डिफीट किया इन कोया ट्राइब्स ने, एंड दे हेल्ड हिम एज अ किंग ऑफ मलकानगिरी। किसको? टोमाडोरा को मलकानगिरी के राजा के रूप में यहाँ पे घोषित किया जाता है। डोरा वाज शॉट डेड एंड मूवमेंट कोलैप्स्ड। फाइनली इस झड़प के अंदर, और बाद में भी ये लेटर ऑन पीरियड में भी इनकी झड़प होती रहती है ब्रिटिश ऑफिशियल्स और कोया ट्राइबल्स के, और फाइनली डोरा जो है, टोमाडोरा, वो शॉट डेड हो जाता है, उसको गोली लग जाती है, और उसके मरने के साथ ही ये मूवमेंट भी कोलैप्स हो जाता है। In 1886, another uprising took place here. The rebels led by Raja Anantayar formed themselves into a Ram Sandhu, yani Ram's army, and appealed to the Maharaja of Jaipur to help them in throwing out the British. जयपुर यहाँ पे उड़ीसा के अंदर है, हाँ, राजस्थान का नहीं है ये जयपुर, ये जयपुर है। तो यहाँ पे 1880 के बाद टोमाडोरा का अंत हो जाता है, मूवमेंट जो है कोलैप्स हो जाता है, लेकिन वापस कोया रिबेलियन अपराइजिंग देखने को मिलते हैं 1886 में विद द डिफरेंट लीडरशिप। वो लीडरशिप थी राजा अनंतय्यर के नेतृत्व के अंदर, ये रिबेल वापस अपराइज करते हैं। और इन्होंने फिर राजा अनंतय्यर ने एक राम संधु नामक की आर्मी फॉर्म की, जिसको राम आर्मी कहा जाता है, यानी राम जी की सेना। एंड दे अपील टू महाराजा ऑफ जयपुर, और इन्होंने जयपुर के महाराजा से जो उड़ीसा के अंदर है उनसे भी अपील की थी फॉर द हेल्प, कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट लड़ सके, और इस वजह से जयपुर के राजा उनकी मदद करे इस चीज के अंदर। तो उन्होंने उनसे हेल्प भी मांगी थी। और यहाँ पे आते आते कंप्लीटली जो ब्रिटिश लोगों का है ना, थ्रोइंग आउट ऑफ ब्रिटिश, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एंटी कॉलोनियल नेचर देखने को मिल जाता है इस ट्राइबल मूवमेंट का, कोया रिबेलियन का। एंटी कॉलोनियल ये हो जाते हैं। पहले एंटी कॉलोनियल किस वजह से थे? कि जो अपने कस्टमरी राइट्स है या अपने सोशल कस्टम्स है उसके अगेंस्ट होने वाले चेंजेस के अगेंस्ट ये हो रहे थे, या फिर इनके मेनली इकोनॉमिक कारण थे, इस वजह से ये एंटी कॉलोनियल नेचर थे। लेकिन अब ये सेल्फ रूल की बात करने लगे हैं, और कंप्लीटली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है या अथॉरिटी है उसको ये यहाँ से थ्रो आउट करना चाहते हैं फ्रॉम द इंडिया और फ्रॉम देयर टेरिटरी। तो यहाँ पे ये एंटी कॉलोनियल नेचर देखने को आपको मिल जाता है। तो अब इतने हमने जो ट्राइबल मूवमेंट देखे, क्या उसमें अपन को देखने को मिलता है कि खाली ये लॉ एंड ऑर्डर ही प्रॉब्लम था, कि बस जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी थे जो बस कुछ लूटने के चक्कर के अंदर इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक किया या एम्बुश प्लान किया? नहीं ना, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कंप्लीटली वो अपने ट्रेडिशन को यहाँ पे सेफ रखना चाहते हैं, प्रिजर्व रखना चाहते हैं, और ये एंटी कॉलोनियल इन नेचर भी थे, बिकॉज दे डिमांडेड सेल्फ रूल for their land, and they want their proprietary right for their land. एंड लास्ट में तो हमें कई जगह पे देखने को मिल जाता है कि वो कंप्लीटली ब्रिटिश अथॉरिटी को यहाँ से थ्रो आउट करना चाहते हैं। इस वजह से ये यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे या लोकल जो राजा थे उनकी हेल्प भी ये सीख करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये एक बड़ा मूवमेंट था, जिसके मतलब ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही नहीं थी, बल्कि ये एक कंप्लीटली अपने आप में मूवमेंट था, जिसने फिर आगे रोल प्ले किया फॉर द नेशनल मूवमेंट।
नाउ नेक्स्ट वेयर वी हैव इज मुंडा अपराइजिंग, वेरी फेमस। बिरसा मुंडा वाला जो अपराइजिंग है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो मुंडा अपराइजिंग जिसकी लीडरशिप बिरसा मुंडा, जो जिसको सभी जानते हैं बिरसा मुंडा, वेरी फेमस ट्राइबल अपराइजिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लोकेशन इज छोटा नागपुर रीजन एंड टाइम पीरियड इज 1890s का पीरियड है यहाँ पे, द एंड ऑफ द 19th century वी कैन से। The land policy of the British were destroying their traditional land system. सेम यहाँ पे लैंड पॉलिसी जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के थ्रू इम्पोज की गई थी, इनका जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था उसको कहते हैं कुंट कट्टी सिस्टम और जॉइंट टेन्योर, यानी कि लैंड के ऊपर इनकी जॉइंट पार्टनरशिप या जॉइंट ओनरशिप हुआ करती थी। यानी पूरी का पूरा गांव जो है या बहुत छोटा सा इनकी कम्युनिटी होती है, बहुत छोटा सा इनकी एक बस्ती होती है, वो पूरा उस जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर ये मिलकर खेती किया करते थे और जो भी प्रोड्यूस होता था वो आपस में शेयर करके यहाँ पे बांट लिया करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर यहाँ पे किसी का हिस्सा ज्यादा है किसी का हिस्सा कम है, ऐसा नहीं होता था। कंप्लीट एक फॉरेस्ट लैंड को इनके जितने भी लोग होते थे उनके अंदर कंप्लीटली इक्वली यहाँ पे बांट दिया जाता था और उससे जो प्रोड्यूस आता था, इनकी जो लेबर भी होता था वो भी कंबाइंड हुआ करता था। ऐसा नहीं कि अपने खेत के अंदर जो है वो वही पर्टिकुलर इंसान काम करेगा, नहीं, ये सब मिलके उस एक फॉरेस्ट लैंड के ऊपर वर्क करते थे और उससे जो प्रोड्यूस आता था उसको फिर ये अपने इक्वल पार्ट्स के अंदर सबके अंदर डिवाइड कर लिया जाता था। उसको कहते हैं कुंट कट्टी सिस्टम। लेकिन वही लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से जो इनके प्रोप्राइटरी राइट्स है या लैंड के ऊपर जो इनके ट्रेडिशनल राइट थे वो उनसे उसको डिवाइड कर दिया जाता है और कंप्लीट अथॉरिटी जमींदारों के हाथ में चली जाती है। इस वजह से यहाँ पे ये अपराइजिंग देखने को मिलती है। देन सेकंड, मिशनरी एक्टिविटीज। मिशनरी वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। अब मिशनरीज एक्टिविटीज यहाँ पे किस तरह से वर्क करती है कि जो मिशनरीज थी वो कन्वर्जन किस तरह से करवाएगी, वो कन्वर्जन ऐसे करवाएगी कि पहले वो आपके रिलीजन को इंफीरियर बताएगी अपने आप से, उसकी क्रिटिसिज्म करेगी। आपके जो देवी देवता है डेटीज वगैरह है उनको वो इंफीरियर बताएगी या उनके अंदर बुराइयां ढूंढेगी। जैसे लॉर्ड कृष्णा के बारे में ये कहता है कि वो तो माखन चोरता है, यानी चोरी करता है आपका गॉड तो। और बताता है कि वो जैसे गोपियों के संग वो रास लीला करते थे, तो रास लीला को वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि ये जो चीज थी वो एज अ कैरेक्टर लेस जो ट्रेट्स होते हैं वो थे, तो ऐसा आपका भगवान था। तो इस तरह की जो आलोचनाएं थी या क्रिटिसिज्म थी वो पेश की जाती थी इन क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, और ऐसे फिर ये कन्वर्जन जो है वो प्रवोक करते थे। तो इसी वजह से ये क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा जो इनके ट्रेडिशनल कल्चर थे इन मुंडा कम्युनिटी के, उनके ट्रेडिशनल कस्टम को ये क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। इस वजह से उनके बीच में फिर गुस्सा जागता है कि भाई ये हमारे ट्रेडिशनल और कल्चर को कैसे गाली दे सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इनके खिलाफ ये खड़े होते हैं। एक तो लैंड पॉलिसी, एक मिशनरीज एक्टिविटीज, एंड आउटसाइडर एंड मनी लैंडर took over the properties of the Mundas and forced them into wageless laborers. वही वापस कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से और मनी लैंडर के इनके लैंड के ऊपर या इनके टेरिटरी के अंदर एंट्री होने की वजह से ये मनी लैंडर के डेब्ट साइकिल में फंस जाते थे और फिर वो मनी लैंडर इनकी जो प्रॉपर्टी है वगैरह वो उनसे जबरदस्ती छीन लेते थे और उनको फिर एक बिना रोजगार के मजदूर के रूप में या वेजलेस लेबरर कह सकते हैं उसके रूप में इनको यहाँ पे बंधुआ मजदूरी करवाते थे। तो इन सभी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट ये मुंडा अपराइजिंग देखने को मिलती है। बिरसा मुंडा ऑर्गेनाइज एंड लेड द ट्राइबल मूवमेंट गिविंग द ट्राइबल्स अ कॉल फॉर उलुगुलन। उलुगुलन का मतलब इनके लैंग्वेज में है रिवोल्ट टू द ट्राइबल्स। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा जो थे, यहाँ पे बिरसा मुंडा का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये थोड़े से क्रिश्चियन मिशनरीज के कनेक्शन में थे और थोड़े से यहाँ पे एजुकेटेड थे बिकॉज ऑफ दिस क्रिश्चियन एक्टिविटी क्रिश्चियन मिशनरीज। तो ये थोड़ा सा एजुकेटेड था अमंग दिस ट्राइबल कम्युनिटी। इस वजह से इस ट्राइबल कम्युनिटी ने बिरसा मुंडा को अपनी लीडरशिप दे दी बिकॉज वो मानते थे कि ये थोड़ा सा हमसे ज्यादा जानकारी रखता है। तो फिर बिरसा मुंडा ने इन सभी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट यानी मिशनरीज एक्टिविटीज के अगेंस्ट, लैंड पॉलिसी के अगेंस्ट और मनी लैंडर के इस डेब्ट
एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो है सभी ट्राइबल ग्रुप्स को या मुंडा जो ट्राइबल्स थे उनको एक ऑर्गेनाइज वे में इकट्ठा किया, उनको कॉल दी फॉर दी उलगुलन, यानी रिवोल्ट के लिए उसने फिर प्रवोक किया। He urged the Mundas to giving up drinking liquors, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. तो इसने फर्स्ट अगर रिवोल्ट के लिए लोगों को तैयार किया तो पहले उसने उन लोगों को कहा कि आपको अपने अंदर जो पहले एविल्स जो है, जो कुरीतियां है या जो बुराइयां है उसको त्यागना पड़ेगा, तभी तुम जो है एकजुट हो सकते हो और इन फॉरेन पावर से आप लड़ सकते हो। तो उसने क्या अर्ज किया मुंडा ट्राइबल ग्रुप से कि आपको जो ड्रिंकिंग लीकर है, जो दारू पीने की आदत है उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने विलेजेस को क्लीन रखने पड़ेंगे एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सोर्सरी, यानी कि जादू मंत्र और टोने टोटके के अंदर जो आपका बिलीव है उसको आपको त्यागना पड़ेगा। तो ये एक तरह से हम देखें कि जो बिरसा मुंडा है उसने पहले जो सोशल और ट्रेडिशनल रिफॉर्म्स है उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया या उसको पहले प्रीच किया। तो उसने सोशल और जो ट्रेडिशनल रिफॉर्म्स है, ट्रेडिशनल कस्टम्स के अंदर जो रिफॉर्म्स है उसको इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे कोशिश की, जैसे क्लीनलीनेस के ऊपर या सैनिटाइजेशन के ऊपर ध्यान देना, जो लीकर जैसी ड्रिंकिंग लीकर की जो हैबिट है उनको यहाँ पे छुड़ाना। जैसे हमने कि सिख कम्युनिटी के अंदर देखा था, उन्होंने भी ये ड्रग्स वगैरह के अगेंस्ट लोगों को कहा था कि ड्रग्स वगैरह जैसी चीजों की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। तो वैसे ही सेम बिरसा मुंडा जो थोड़ा सा ये सारी चीजें एक इंसान तभी कह सकता है जो वो थोड़ा सा एजुकेटेड हो, उसको इसके प्रोस एंड कॉन्स पता हो। अदरवाइज तो ये ड्रिंकिंग लेकर वगैरह जो है एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है सब जगह। तो इस वजह से इसने बिरसा मुंडा ने पहले तो इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की सोची, सो दैट कि लोग थोड़ा सा एक्टिव हो सके, लीकर जैसी चीज़ों के अंदर नहीं फंसे और थोड़ा सा एक्टिव हो सके, और फिर जादू टोने टोटके और अंधविश्वासों के ऊपर जो उनका बिलीव है उससे उनको ये बाहर निकाल सके। तो इससे एक कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी का यहाँ पे बिल्डिंग की जा सके, प्रोग्रेसिव सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके, देन ओनली ही दे कैन पोज सीरियस चैलेंज टू कॉलोनियल गवर्नमेंट। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज ए धरती अब्बा यानी फादर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने खुद को कैसे किस तरह से प्रस्तुत किया, धरती अब्बा के रूप में खुद को टाइटल दिया, यानी कि फादर ऑफ वर्ल्ड है वो। 1893-94 के पीरियड के अंदर हम देखते हैं he had participated in a movement to prevent village wasteland being taken over by the forest department। 1893-94 के अंदर he had participated in a movement to prevent village wasteland being taken over by the forest department। जो फॉरेस्ट एरिया की वेस्टलैंड हुआ करती थी उसको जो ब्रिटिश ऑफिशियल है वो टेकन ओवर कर रही थी, और उसके अगेंस्ट जो है इन ट्राइबल कम्युनिटी ने एक मूवमेंट चलाया था 1893-94 के बीच में। तब इसने बिरसा मुंडा ने उसमें वहां पे पार्टिसिपेट किया था, और वहां पे इसकी योग्यता देखते हुए जब बाद में ये अपराइजिंग हुई, मुंडा अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल ओवर, तब इसकी लीडरशिप जो है बिरसा मुंडा को दी गई, बिकॉज इसने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है टू सेव देयर फॉरेस्ट लैंड और देयर ट्रेडिशनल और कस्टमरी लैंड। अब देखते हैं कि इस मूवमेंट का, इस बिरसा मुंडा के नेतृत्व के जो मुंडा अपराइजिंग है उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या महत्व रहा। अथॉरिटी प्रिपेयर्ड लैंड रिकॉर्ड टू सेफगार्ड ट्राइबल इंटरेस्ट लीडिंग टू छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। इसका मेन रिजल्ट क्या निकला, इस मुंडा अपराइजिंग का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब इन्होंने एक सीरियस चैलेंज पोज किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये नेसेसरी महसूस हुई कि हम इसी तरह से या ट्राइबल कम्युनिटी का मनमाने ढंग से इनके लैंड को टेकन ओवर नहीं कर सकते, और अब इनके सेफगार्ड राइट्स को सेफगार्ड करने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पे ट्राइबल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और उसको एड्रेस करने के लिए
इन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 को पास किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या प्रोविजन रखे, रिकॉग्नाइज जॉइंट टेन्योर ऑफ ट्राइबल लैंड, यानी जो कुंटकट्टी सिस्टम था इनका उसको रिकॉग्नाइज किया, यानी जॉइंट टेन्योरशिप या जॉइंट ओनरशिप ऑफ द लैंड है उसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड प्रिवेंटिंग एन इजी लैंड टेकन ओवर बाय दिक्कूज, और जो दिक्कूज थे यानी आउटसाइड मर्चेंट थे उनके द्वारा जो लैंड का टेक ओवर कर लिया जाता था इजीली, उसको भी यहाँ पे इस एक्ट को पास करके यहाँ पे रोका गया। The movement showcased tribal people's ability to protest injustice and express anger against the colonial rule। तो इस मूवमेंट ने क्या शोकेश किया कि ट्राइबल पीपल की भी एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और दे कैन रेज देयर वॉइस फॉर देयर राइट्स एंड अगेंस्ट द इनजस्टिस लेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये जो मूवमेंट है ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा लैंड राइट्स या टेनेंसी राइट्स को, टेनेंसी एक्ट को पास करने के लिए, दैट इज नोन एज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और इस वजह से बिरसा मुंडा को जो है बाद में ये लोग एज ए भगवान के रूप में पूजते हैं और बिरसा मुंडा को टाइटल देते हैं भगवान बिरसा मुंडा, और इनका एक स्टैचू भी है वहां पे छोटा नागपुर रीजन के अंदर, और मुंडा कम्युनिटी जो है इनकी हमेशा वर्षगांठ भी मनाते हैं। मूवमेंट फेडेड आफ्टर डेथ ऑफ बिरसा मुंडा, लेकिन ये जो मुंडा अपराइजिंग है और जो ये मूवमेंट है ये फेडअप हो जाता है बिरसा मुंडा की डेथ के बाद ही। और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, दैट इज 15th ऑफ नवंबर, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा बिकॉज दिस ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो बिरसा मुंडा को एक करिश्मेटिक लीडर के रूप में ट्रीट करती थी और करिश्माई लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस करती थी या रिकॉग्नाइज करती थी, बिकॉज बिरसा मुंडा के पास जो थी थोड़ी सी हीलिंग पावर वगैरह हुआ करती थी। बेसिकली वही हीलिंग पावर क्या, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि भाई कोई चमत्कार है यहाँ पे, हो सकता है उसको कुछ हर्ब्स वगैरह की नॉलेज अच्छी हो जिस वजह से वो लोगों को इजीली ट्रीट करता था। इस वजह से बिरसा मुंडा के पास ये हीलिंग पावर होने की वजह से लोग जो है उसको भगवान के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम नहीं कहते कि डॉक्टर जो है वो भगवान के समान है, वैसे ही चीज थी इस बिरसा मुंडा के साथ में। तो उस समय उस जमाने के पीरियड में अगर ऐसी किसी के पास एबिलिटी होती थी तो उसको डायरेक्ट भगवान के कंपैरिजन ही कर लिया जाता था। और जब आपकी कम्युनिटी कैसे इलिटरेट वगैरह हो तो वो आपको फिर एक देवता के रूप में ही देखती थी। ट्राइबल कम्युनिटी कितनी पढ़ी लिखी होती थी, और आज के टाइम में भी इनका जो एजुकेशन परसेंटेज है वो इतना नहीं है जितना कि अदर जो कम्युनिटी है उनका है। बहुत ही कम इनकी जनजाति जो पॉपुलेशन है वो भी कम है और इनका रिप्रेजेंटेशन वो भी कम है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ ये बढ़ रहे हैं और वेरियस अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर भी ये नियुक्त हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं रंपा रिबेलियन पे। अकर्ड अमंग द कोयास ऑफ द गोदावरी एजेंसी एरिया, ऑल्सो नोन एज मणियम रिबेलियन। जो कोया ट्राइब्स है उनके द्वारा ही ये अपराइजिंग देखने को मिलती है गोदावरी एजेंसी एरिया के अंदर, और इस रिबेलियन को, रंपा रिबेलियन को मणियम रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। और 1922-24 का ये पीरियड है, यानी कि समवॉट 1920 के बीच बाद में तो ये नेशनल मूवमेंट से भी कनेक्टेड होते हैं, उस समय का ये पीरियड है। लीडर है अलूरी सीताराम राजू, दो नॉट ट्राइबल, he grabs British restriction on tribal life, organized Adivasis against police, forest, revenue officials touring the forest area, and he prepared them to fight the Madras Forest Act of 1882, arresting ownership of forest produce, asserting ownership of forest produce। तो ये बेसिकली जो रंपा रिबेलियन है वो अलूरी सीताराम राजू के द्वारा लेड किया जाता है, इसकी लीडरशिप इनके हाथों में होती है। और यही बेसिकली वही वापस जो फॉरेस्ट एक्ट था जिसके अंदर फॉरेस्ट
एरिया के अंदर ब्रिटिश ऑफिशियल्स का या ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे टूरिंग होने लगी थी। रेवेन्यू ऑफिशियल्स यहाँ पे आते जाते आने जाने लगे थे फॉरेस्ट एरिया के अंदर। तो उसके अगेंस्ट इसने सीताराम राजू ने इन आदिवासीज को इनके अगेंस्ट पुलिस, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया था और उनके अगेंस्ट फाइट इन्होंने प्रिपेयर की थी। और ऑल्सो एक कारण और था कि मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 जब लागू किया गया, जिसके अंदर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो ऑनरशिप थी इस ट्राइबल कम्युनिटी की, उसको यहाँ पे असर्ट कर दिया गया था, यानी कि रोक लगा दी गई थी। तो उसके अगेंस्ट भी ये लोग यहाँ पे फाइट कर रहे थे। एंड फोर्स लेबर, embargoes on collecting minor forest produce and bans on tribal agriculture practice led to this severe distress. वही सेम कॉजेस, फोर्स लेबर इम्पोज करना, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे उनको जबरदस्ती लेबरर बनाना, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनके कलेक्शन के ऊपर भी रोक लगाना, और फॉरेस्ट लैंड को एज ए एग्रीकल्चर लैंड के रूप में जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे ट्राइबल कम्युनिटी, उसके ऊपर भी बैन लगाने जैसे प्रैक्टिसेस यहाँ पे होने लगी। इसकी वजह से यहाँ पे सीवियर डिस्ट्रेस जो है क्रिएट होता है अमंग दिस आदिवासी। देन इन अगस्त 1992 गोदावरी एजेंसी फॉरेस्ट सॉ 3 days अटैक्स ऑन पुलिस स्टेशन। फिर 1922 के अंदर 3 दिन तक इन जो आदिवासी है उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किए थे। अलूरी सीतारमन राजू एंड 500 ट्राइबल्स अटैक दी चिंतापल्ली, कृष्णा देवी पेट्टा, राजवोमंगी स्टेशन, और ये जो 3 जगह हैं इनके ऊपर यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन मौजूद थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक किए, सीताराम राजू और 500 अदर ट्राइबल्स। British were unable to contain the Maniam uprising. The British government deputed T.G. Rutherford in April 1924 to quell the movement. और ब्रिटिश जो थे वो अनएबल रहे, अनसक्सेस रहे इन दी प्रोसेस ऑफ कंटेनिंग दिस मणियम अपराइजिंग। फिर इन्होंने इस मणियम अपराइजिंग को क्वेल करने के लिए या कर्टेल करने के लिए टीजी रदरफोर्ड को नियुक्त किया 1924 के अंदर। आफ्टर रिलेंटलेस चेस बाय ब्रिटिश फोर्सेस, रामाराजू वाज कॉट एंड मार्टरेड ऑन May 7, 1924। फिर फाइनली May 7, 1924 में टीजी रदरफोर्ड के नेतृत्व के अंदर रिलेंटलेसली इसको चेस किया गया, सीताराम राजू को, और फाइनली ये कैप्चर्ड हो जाते हैं और मार्टरेड यानी कि यहाँ पे शहीद हो जाते हैं May 7, 1924 को। आफ्टर हिज मार्टरडम, repression and violence killed many of Raju's followers. Over 400 activists faced charges including treasons. फिर सीताराम राजू के मृत्यु के साथ ही या उनके शहीद होने के साथ ही इस मूवमेंट को भी रिप्रेस कर दिया जाता है, यानी सप्रेस कर दिया जाता है। और फिर इस जो राजू है उसके फॉलोअर्स के अगेंस्ट भी वायलेंस जो है वो वेज की जाती है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड 400 एक्टिविस्ट जो है दे फेस चार्जेस इंक्लूडिंग ट्रीजन, यानी यातनाएं भी इनको दी जाती है। तो इस तरह से इस रंपा रिबेलियन का अंत होता है विद द मार्टरडम ऑफ अलूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है चेंचू ट्राइबल मूवमेंट। लोकेशन इसकी नेल्लमल्लाई फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड लीडर जो है इसके वेंकटप्पैया, एंड इवन गांधी जी प्रोवाइडेड द लिंक फॉर द मूवमेंट। अब ये टाइम पीरियड है 1920s का, तो 1920s के बाद से गांधीयन लीडरशिप होती है, नेशनल मूवमेंट जो है वो चल रहे होते हैं भारत में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये चेंचू ट्राइबल मूवमेंट वाज आल्सो पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट बिकॉज गांधी जी आल्सो प्रोवाइडेड द लिंक फॉर दिस मूवमेंट वेंकटप्पैया को। Congress wanted a limited social boycott of forest officials, but peasant and cattle into the forest without fee. अब यहाँ पे क्या होता है कि वही जो लीडरशिप होती है वो कांग्रेस के हाथों में होती है, यानी गांधी जी एंड प्लस कांग्रेस जो होती है वो नेशनल मूवमेंट की लीडरशिप करता है।
तो कांग्रेस ने यहाँ पे वेंकटप्पैया को कहा था कि आप जो है सोशल बॉयकॉट करो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का, लेकिन इन अ लिमिटेड वे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पीजेंट जो है वो अपने कैटल को सेंड कर देते हैं फॉरेस्ट लैंड के अंदर विदाउट पेइंग एनी फी। तो इस वजह से ये जो चीज़ है यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है और इन पीजेंट्स और ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में क्लैश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन पालनद पीपल प्रोक्लेम स्वराज एंड अटैक द पुलिस। तो पालनद के अंदर यहाँ पे ये जो ग्रुप है ट्राइबल मूवमेंट का, ये स्वराज की घोषणा करते हैं और पुलिस को यहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो गांधी जी तो हमेशा किस तरह का मूवमेंट चाहते हैं? अहिंसक, नॉन वायलेंट। लेकिन बाद में जब वायलेंट हो जाता है तो ये फिर सप्रेस करना बहुत इजी हो जाता है फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और गांधी जी हमेशा जो हिंसक कार्रवाई की जाती है उससे जो है अपना सपोर्ट जो है खींच लिया करते हैं। और बाद में फिर चेंचू ट्राइबल मूवमेंट को भी सप्रेस कर दिया जाता है, बिकॉज ये भी पुलिस के ऊपर अटैक हो जाने से वो वायलेंट नेचर का हो जाता है, और वायलेंट नेचर के मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट इजीली सप्रेस करना जानती है। नेक्स्ट यहाँ पे रानी गैडिनल्यूज नागा मूवमेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। रानी गैडिनल्यू के नेतृत्व में जो नागा ट्राइबल कम्युनिटी है नागालैंड की, वो उन्होंने मूवमेंट यहाँ पे चलाया था। लोकेशन क्या है? इन द जेलियांगरोंग टेरिटरी इन मणिपुर। मणिपुर रीजन के अंदर जेलियांगरोंग टेरिटरी है, वहां पे ये मूवमेंट अपराइज हुआ था। It was socio-religious movement. Initially, it was socio-religious movement, also known as Hiraka movement. Initiated under the leadership of Gandinliu's cousin हेपू जेडोनांग। तो हेपू जेडोनांग जो थे वो इस रानी गैंडिनल्यू के कजन थे। उनके नेतृत्व के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है अमंग द नागा कम्युनिटी वो स्टार्ट हुआ था, और इसको हेराका मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दिस ट्राइबल मूवमेंट चैंपियन द कॉज ऑफ नागा सेल्फ रूल। इन्होंने भी नागा सेल्फ रूल की बात की यहाँ पे। एंड जेडोनांग द क्लेंस स्पिरिचुअल लीडर preach against the British missionaries which aim to convert the Naga tribals into Christianity। सेम यहाँ पे भी मेन सेल्फ रूल की बात हो रही है ट्राइबल ग्रुप के द्वारा, और नागा ट्राइब्स के जो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्जन है बाय दी ब्रिटिश मिशनरीज एक्टिविटीज, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने यहाँ पे प्रीच किया। और जेडोंग जो है इसका नेतृत्व करते हैं, और जेडोंग जो है इस क्लेन के स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं। Although it had reformist religious objectives, there were also political undertones against British rule, which made the British wary of the movement and its leader। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये नागा मूवमेंट, ये जेडोनांग के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था एज अ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, लेकिन बाद में इसके जो टोन है वो पॉलिटिकल भी होने लगे। इस वजह से फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान जो है इस मूवमेंट की तरफ आकर्षित होने लगा, और इसकी तरफ ब्रिटिश लोगों का ध्यान जाने लगा। तो पॉलिटिकल अंडरटोन यही था कि ये अपने सेल्फ रूल की यहाँ पे बात करने लगे थे, यानी कि ब्रिटिश अथॉरिटी को कंप्लीट चैलेंज कर रहे थे बाय द प्रोक्लेमिंग नागा सेल्फ रूल। आफ्टर जेडोनांग वाज हैंग्ड इन 1931, गेडिनल्यू emerged as the political and spiritual leader of the movement। फिर 1931 के अंदर जब नागा मूवमेंट चला ये, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश ऑफिशियल्स और नागा कम्युनिटी के अंदर झड़प हुई होगी। तो जेडोंग जो है फाइनली कैप्चर किए जाते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है 1931 के अंदर। लेकिन फिर 1931 के बाद जो इनकी कजिन थी गैडिनल्यू, वो इस मूवमेंट की लीडरशिप संभालती है, और वो इस मूवमेंट की स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल दोनों ही लीडर के रूप में एमर्ज होती है। रानी गैडिनल्यू वाज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1915 इन लुआंगकाओ विलेज, नाउ इन द तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, एंड बिलोंग टू रंगमी ट्राइब्स जो है इससे बिलोंग करते थे ये गैडिनल्यू। Gadianlyu's introduction to the movement was at the age of 13 when she joined Haraka movement। तो गैडिनल्यू का मूवमेंट के साथ कनेक्शन उसकी
13 साल की उम्र से ही हो जाता है, जब उसने अपने भाई के साथ इस हेराका मूवमेंट को, या जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो चलाया गया था इनके कजिन्स के द्वारा, उसमें ये पार्टिसिपेशन करती है। गेडेंडू स्टार्टेड प्रीचिंग गांधीयन प्रिंसिपल एट द एज ऑफ 17 एंड लॉन्च एन ओपन रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। फिर यहाँ पे गैंडील्यून के द्वारा जो है गांधीयन प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट किया जाता है। जब ये इस हेरेका मूवमेंट की स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर बनती है, तब इसकी एज क्या हो जाती है, 17, और ये गांधीयन प्रिंसिपल को भी इनकॉर्पोरेट करती है अपने मूवमेंट के साथ में। दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट विद द ब्रिटिश and stood together in the face of the repressive measures imposed by the police and Assam Rifle। तो यहाँ पे असम राइफल और पुलिस के द्वारा जो रिप्रेसिव मेजर इम्पोज किए जाते हैं, यानी इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है, उसके अगेंस्ट भी ये एक साथ खड़े रहते हैं। और इन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हुए टैक्स पे करने से मना कर दिया, और ब्रिटिश ऑफिशियल के साथ जो कॉर्पोरेट करना था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस काइंड ऑफ मूवमेंट का नेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। Gedendu was finally captured on 17th October 1932 and sentenced to life imprisonment। फिर फाइनली गेडेंडू जो है वो अरेस्ट हो जाती है, और 17 अक्टूबर 1932 में इसको यहाँ पे जेल भेज दिया जाता है, और इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इन 1937 जवाहरलाल नेहरू visited Gandilu, he conferred upon her the title Rani for her courage। तो यहाँ पे रानी गैंडिल्यू जो कहा जाता है, वो रानी अपने क्लेन से नहीं थी, वो एक बेसिकली एक सामान्य लड़की ही थी अपने क्लेन की, लेकिन उसको ये रानी टाइटल जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है, जब वो 1937 में जवाहरलाल नेहरू इनको मिलने वहां पे जेल में गए थे। तब उनको वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने उनके करेज के लिए, उनके साहस के लिए उनको रानी नामक टाइटल से नवाजा था। इस वजह से उनको रानी गैंडिल्यू कहा जाता है। ये एक बार यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी है, मेरे को एग्जैक्टली सन तो याद नहीं है, आई गेस 2018 वाला ही हो सकता है। उसके अंदर रानी गैंडिल्यू का और ट्राइबल मूवमेंट से एक क्वेश्चन था, ये रानी गैंडिल्यू जिसका आंसर था उस समय। तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट भी है, बिकॉज यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल का इनकॉर्पोरेशन है इस वजह से। और जो रानी गैंडिल्यू है, एक 13 साल की बच्ची 17 साल की उम्र में एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट चला रही है, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नेचर का है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आया था। An article published by Hindustan Times described her as the daughter of the hills। और फिर हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी उसके नाम से एक आर्टिकल छपा था, उसके अंदर इसको डॉटर ऑफ द हिल्स के नाम से नवाजा गया था, यानी कि पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की बेटी। Although Nehru tried to pursue for her early release, it bore no result। She was released only after the India get independence इन 1947। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने नेहरू ने बहुत ट्राई किया था कि रानी गैंडिल्यू का जो है वो अर्ली रिलीज हो जाए, इतना लंबा लाइफ इम्प्रिजमेंट का उनको ना मिले सजा, लेकिन ये बात जो है कुछ भी रिजल्ट जो है नहीं निकल पाया इसका। और फाइनली रानी गैंडिल्यू रिलीज होती है जब भारत को 1947 में आज़ादी मिलती है, और जब यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट बनती है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब रानी गैंडिल्यू को यहाँ पे रिलीज किया जाता है इम्प्रिजनमेंट से। तो ये था रानी गैंडिल्यू द्वारा चलाया गया नागा मूवमेंट, जो पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था, लेकिन इसका पॉलिटिकल अंडरटोन होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा केंद्रित होता है, और इसके रिप्रेशन के लिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लगातार अटैक करती रहती है। गैंडिल्यू वो कैप्चर्ड हो जाती है 1700 अक्टूबर में 1932 में, और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में भेज दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू उन्हें रानी का टाइटल देते हैं, और हिंदुस्तान टाइम में उसके नाम से एक आर्टिकल छपता है जिसके अंदर उसको डॉटर ऑफ हिल के रूप में कंसिडर किया जाता है। और फिर फाइनली उनका जो रिलीज होता है वो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, स्वतंत्रता 1947 में मिल जाती है, तब उनका जेल से रिलीज होता है। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस सेशन का। आई होप यू लाइक दिस सेशन।
नेक्स्ट सेशन आने तक प्लीज स्टे ट्यून विद दिस चैनल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर स्टडी चैनल दैट इज examyatra.com. थैंक यू.